ये सारे के सारे लोग यहाँ पर अपनी लालच के मारे मेरे सामने आकर खड़े हैं। इनको देखकर ही पता चल रहा है कि सभी को यहाँ पर लालच और सिर्फ लालच के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि अपने आप को ये सभी लोग राइटियस कहते हैं, लेकिन इनके अंदर राइटियस नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहीं पर एक मास्टर चिल्लाकर कहता है कि उन सियोंग कैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से आने की? तुमने अभी तक यहाँ पर जितने भी क्राइम्स किए उन सभी क्राइम्स का भुगतान अब तुम्हें यहाँ पर करना होगा। आज यहाँ पर तुम्हें पूरा हिसाब देना होगा। तो यहीं पर दिखाते हैं कि एक चेरी ब्लॉसम के ट्री के ऊपर वहां पर एक लड़का बैठा होता है। इसी लड़के का नाम उन सियोंग कैंग होता है। तो उन सियोंग कैंग ऊपर बैठा होता है, जहाँ पर राइटियस स्वर्ड्समैन होते हैं वो नीचे वहां पर तलवारें लेकर खड़े होते हैं। सभी लोग अपनी तलवारें आंशीत करके वहां पर खड़े होते हैं और उसे कह रहे हैं कि नीचे आओ और यहाँ पर तुम्हें आकर हिसाब चुकाना होगा। जबकि हमारा उन सियोंग जो होता है वो कहता है कि क्या वाकई मैंने यहाँ पर कोई क्राइम किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई क्राइम किया है? फिर साथ ही उनसे कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही घिनौना क्राइम किया है, और वो क्राइम इतना बड़ा है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे मार भी डालो तब भी यहाँ पर मेरी सजा पूरी नहीं होने वाली। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम सभी कमीने और घटिया लोग हो, अपने आप को यहाँ पर राइटियस कहते हो, लेकिन असली क्राइम तो तुम लोग यहाँ पर करने वाले हो। तो इसी के साथ ही राइटियस मास्टर फिर से चलाकर उसे कहता है कि एरोगेंट कमीने कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बातों में आने वाले हैं? तुम बस यहाँ पर सिर्फ ऊपर बैठकर बकवास किए जा रहे हो। अगर तुम यहाँ पर थोड़ी सी शर्म है तो नीचे आ जाओ। तो इसी के साथ ही वो चलाकर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अपने मास्टर्स के स्वर्ण ब्रदर को मार डाला। तुमने जो शैंग को मारा था, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का मास्टर था, और तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो। है तुमने यहाँ पर अपने मास्टर के स्वर्ण ब्रदर को क्यों मारा है? तो उसकी बात सुनने के बाद बाकी के सभी एल्डर्स और बाकी के सभी सोल्जर्स भी चिल्लाकर कहते हैं कि हाँ, एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने मास्टर के स्वर्ण ब्रदर को मारना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ही घिनौना क्राइम किया है उस मास्टर जो शैंग को मारकर? अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक क्राइम किया है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम सभी राइटियस मास्टर यहाँ पर कोई बदला लेने के लिए आए हो कि मैंने यहाँ पर क्राइम किया और मुझे यहाँ पर सजा देने के लिए आए हो, या फिर तुम सभी कमीने मास्टर इसके लिए आए हो? तो हमारा उन सियोंग जो होता है अपनी जेब के अंदर से वहां पर एक बुक निकालता है। वो एक डिवाइन स्क्रिप्चर बुक होती है। वो उस डिवाइन बुक को जैसे ही वहां पर निकालता है तो एल्डर के साथ साथ बाकी के सभी लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो डिवाइन स्क्रिप्चर है, ये तो अभी भी इस कमीने के पास है। और सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं डिवाइन स्क्रिप्चर उस लड़के के पास है, वो डिवाइन स्क्रिप्चर उसी लड़के के पास है। और इसी के साथ ही हमारा उन सियोंग जो होता है वहां पर उस बुक को ऊपर की तरफ उछालता है। फिर साथ ही वहां पर डिमोनिक स्माइल देते हुए उनसे कहता है अगर ये बात है तो क्यों ना यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर मैं तुम सभी में बांट दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डिवाइन स्क्रिप्चर तो पहले से पढ़ लिया है और अब यहाँ पर इस डिवाइन स्क्रिप्चर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एल्डर चलाकर उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो कमीने, कहीं कि ऐसा कुछ भी मत करना। जबकि उन सियोंग जो होता है वहां पर उसको ऊपर उछालने के बाद अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो क्यों ना तुम्हें थोड़ी सी तलवारबाजी दिखा दूं। और इसी के साथ ही हमारा उन सियोंग अपनी तलवार निकालता है और उस डिवाइन स्क्रिप्चर के ऊपर अटैक करता है, यानी कि उस किताब के ऊपर अटैक करके उसको पन्नों को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके पन्ने वहां पर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो सभी मास्टर जो नीचे खड़े होते हैं वो सभी देख रहे होते हैं कि वहां पर डिवाइन स्क्रिप्चर के पन्ने नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और जैसे वो पन्ने नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होते हैं तो वो सभी जो होते हैं वो सभी लालची यहाँ पर असल में उस डिवाइन स्क्रिप्चर के लिए ही उन सियोंग के पीछे लगे हुए थे। वो उसके पेजेस को उठाना शुरू कर देते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हर किसी को वो डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। किसी का हाथ काट रहा है, किसी का पांव काट रहा है, किसी का गर्दन काट रही है, क्योंकि उनमें से हर किसी को वहां पर वो पन्ने चाहिए और वो जितने पन्ने हो सके उतने समेटना चाहते हैं। तुम्हारा उन सियोंग ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और कहता है देखो, ये सभी लोग यहाँ पर राइटियसनेस के नाम पर मेरे लिए इंसाफ लेकर आए थे कि यहाँ पर मेरा इंसाफ करेंगे, कि मुझे यहाँ पर सजा देंगे, लेकिन असल में ये सारे के सारे लालची घटिया कमीने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन स्क्रिप्चर के पीछे, जो मेरे मास्टर की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस डिवाइन स्क्रिप्चर को मैं अपने पास रखूं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग खुद ही वहां पर लड़कर मर जाते हैं, उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचता। और इसी के साथ ही उन सभी के मरने के बाद वहां पर से चेरी ब्लॉसम के पत्ते जो होते हैं नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और वहीं पर से हमारी स्टोरी जो होती है वो बैकग्राउंड में चली जाती है, जहां पर से बताया जाता है कि ये डिवाइन स्क्रिप्चर आया कहां से और उन सियोंग के पास कैसे पहुंचा। तो जहां पर शुरुआत का सीन दिखाते हैं जहां पर सुबह के वक्त हमारा जो उन सियोंग होता है, जब वो छोटा था तकरीबन 16 साल का होगा, तो वो अपने मास्टर के पास ही बैठा होता है और मास्टर जो होते हैं वहां पर चेस पीस खेल रहे होते हैं। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर बैठे खेल रहे होते हैं और हमारा उन सियोंग वहां पर उनके सामने बैठा होता है, वहीं पर बैठे बैठे सो रहा होता है। जब किसी के साथ उसकी तलवार ग्राउंड के ऊपर गिरती है और उसे होश आ जाती है और उठकर बैठ जाता है। तो मास्टर से कहता है कि उन सियोंग बच्चे यहाँ पर आओ। तुम्हारा उन सियोंग जो होता है वो मास्टर से कहता है जी मास्टर बताएं मुझे क्या करना है। तो मास्टर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो वो कहता है मास्टर मेरी ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। तो उसके मास्टर का नाम बताया जाता है कि उसका नाम युल चियोन कैंग होता है और वो स्वर्ड गार्ड होता है, यानी उसके पास टाइटल स्वर्ड गार्ड का है। तो स्वर्ड गार्ड उसे कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मास्टर मुझे लगता है ये गेम बिल्कुल बेकार है, आप इस गेम को हर वक्त क्यों खेलते रहते हैं, क्योंकि ये गेम तो वाकई में किसी काम की नहीं है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मुझे बताओ कि अगला मूव क्या होना चाहिए। तो उन सियोंग वहीं पर आकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर अगर यहाँ पर मैं ब्लैक इन काली वाली गाठियों के साथ खेल रहा होता तो फिर मैं यहाँ पर से इस गाठी को आगे की तरफ यहाँ पर चलाता, यानी कि मैं इस पीस को यहाँ पर यूज करता, क्योंकि दोनों तरफ से अगला सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता और यहाँ पर कोई ऐसी चाल चलता जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उसका शिकार करने का मौका मिल जाता। तो इसी के साथ ही मास्टर
मास्टर से कहते हैं कि तुमने वाकई में काफी ज्यादा समझदारी की बात की, लेकिन अगर जहाँ पर तुम्हारे सामने का रास्ता ब्लॉक हो तो उसके बाद तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें सामने जाने का रास्ता ही पता ना हो तो फिर तुम क्या करने वाले हो? तो उनसियोंग कहता है कि मास्टर मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपने पर भरोसा रखना होगा कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हें पता है कि पानी जो होता है वो हर जगह से अपना रास्ता क्यों बना लेता है, क्योंकि वो अपनी मौज में बहता रहता है, और तुम्हें भी यहाँ पर पानी की लहरों की तरह बहते रहना है ताकि तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं से अपना रास्ता जरूर निकाल लोगे, चाहे उसके सामने एक चट्टान क्यों ना, वो उसके अंदर सुराख करके वहां से अपना रास्ता निकाल लेता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी लेगेसी को आगे लेकर जाओ, क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो, स्वर्ड गार्ड के डिसाइपल हो। और इसी के साथ ही हमारा उनसियोन जो होता है वो रात के वक्त दिखाता है कि वो यहाँ पर से बाहर की तरफ जा रहा था और उसने ऐसा अपने कंधे के ऊपर एक बोतली बांध रखी होती है, और वो कहता है आज यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो गया? मास्टर पहले तो मुझे सेक्टर के अंदर से बाहर नहीं जाने देते, वो हमेशा मुझे पैलेस के अंदर ही रहने का कहते थे और वहीं पर मुझे ट्रेन करते थे, लेकिन आज अचानक मास्टर ने मुझे कहा कि मुझे जाकर एक बुक को डिलीवर करके आना। उन्होंने मुझे यहाँ पर एक बुक दी और कहा कि तुम्हें इस बुक को जाकर माउंट के ऊपर देकर आना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि आज तो मास्टर ने यहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स काम करते थे उन सभी सर्वेंट्स को भी छुट्टी दे दी और मुझे भी वहां पर से भेज दिया है। अब अचानक से यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तो सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं जब वो वहां पर उसके साथ खेल रहे थे। मास्टर अपने पास से बुक निकालते हैं और उसे कहते हैं बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को माउंट डूटा के ऊपर लेकर जाओ और अभी यहाँ पर से निकलो ताकि तुम जल्दी से जल्दी उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाओ। वहां पर जाने के बाद एक ग्रेट मास्टर्स होंगे, तुम्हें जाकर उन ग्रेट मास्टर्स को ये बुक देनी होगी, साथ ही यहाँ पर मेरा एक मैसेज भी है। तो उनसियोंग उनसे कहता है लेकिन मास्टर आप अचानक से यहाँ पर मुझे क्यों भेज रहे हैं, पहले तो आपने कभी मुझे नहीं भेजा। तो मास्टर आगे से हल्का सा स्माइल करते हैं, फिर साथ उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बच्चे कुछ भी सीरियस नहीं है, बस यहाँ पर इस बुक को जल्दी से जल्दी माउंट डूटा के ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर किसी को इस बुक की जरूरत है, इसलिए जल्दी से वहां पर चले जाओ। पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं खुद यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता, और तुम्हारा सीनियर ब्रदर जो है वो भी यहाँ पर नहीं है। सीनियर ब्रदर अगर यहाँ पर होता तो मैं उसे इस मिशन के ऊपर भेजता, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हें इस मिशन के ऊपर जाना होगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर जल्दी ही वापस आता ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर शाम हो जाती है और मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है मास्टर मैं इस बुक को डिलीवर करके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर उनसियोंग जो होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता इस बात से, वो काफी ज्यादा चिंतित होता है क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर यहाँ पर उससे कोई बात छुपा रहे हैं, और मास्टर जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। जब वहां पर उनसे गुड बाय बोलकर जाता है तो उनसियोंग वहां पर से चुपचाप चल पड़ता है और कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर साथ ही वो दरवाजे में जाकर खड़े होकर फिर से मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह के ऊपर होता तो मैं कब से इस गेम को गिव अप कर देता, क्योंकि ये गेम बिल्कुल बेकार है। तो मास्टर आगे से मुस्कुरा देते हैं। जब मास्टर वहां पर मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं भी इस गेम को अब से नहीं खेलूंगा, और हमारा उनसियोंग जो होता है वो कहता है मास्टर बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर परेशान हो रहा था। मास्टर वहां पर मुस्कुरा दिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर से चुपचाप चल पड़ता है, उस बुक को लेकर माउंट डूटा की तरफ चल पड़ता है और कहता है वैसे भी यहाँ पर सीनियर ब्रदर जल्दी ही वापस आने वाले हैं, और मास्टर वहां पर घर पर अकेले तो नहीं है क्योंकि आज रात ही यहाँ पर सीनियर ब्रदर वापस आ जाएगा और मैं भी जल्दी से वापस आ जाऊंगा अपने मिशन को पूरा करके। हमारा उनसियोंग कैंग जो होता है वहां पर से उस बुक को अपने कंधे पे बांधता और चल पड़ता है माउंट की तरफ। तो माउंट डूटा की तरफ जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वहीं पर रास्ते में जाते जाते वो काफी ज्यादा चिंतित होता है और कहता है कि मास्टर ने अचानक से मुझे यहाँ पर भेज क्यों दिया। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है और कहता है मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्या मास्टर ने यहाँ पर अचानक से मुझे एक मिशन के ऊपर क्यों भेजा है, जबकि वो कभी मुझे घर से निकलने नहीं देते, वो हमेशा वहीं पर मुझे रखते हैं, और अगर मुझे बाहर जाना भी हो तो सीनियर ब्रदर के साथ भेजते हैं, और साथ उन्हें सभी सर्वेंट्स को भी क्यों भेज दिया, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। माउंट डूटा यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर है और अकेले में वहां पर कैसे जा पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो भागता वापस की तरफ आता और कहता है कि मास्टर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। और जैसे ही वो अपने पैलेस के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही वहां पर पीछे से एक लड़का निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसको मुंह से पकड़ता है और उसका मुंह बंद करते हुए उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे कहता है उनसियोंग शांत हो जाओ, ये मैं हूं। तो उसे कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसका सीनियर ब्रदर जोंगशियोन जो होता है वहां पर आता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ। तो उनसियोंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर हुआ क्या है, तुम यहाँ पर मुझे शांत रहने का क्यों कह रहे हो, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तो वो कहता है फिलहाल के लिए बस चुप रहो, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। और साथ ही उसे उठा लेता है और कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो। तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं बड़ी तेजी के साथ ऊपर जंप करने वाला हूं, इसलिए चिल्लाना मत। और इसी के साथ ही हमारा जोंगशियोंग जो होता है वो अपने जूनियर ब्रदर उनसियोंग को उठाता है और उसे उठाकर जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर चला जाता है। और वो दोनों वहां पर छत के ऊपर से चुपका नीचे की तरफ देखते हैं। तो उनसियोंग कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल शांत रहो, चाहे वहां पर नीचे कुछ भी हो जाए तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं है। तो वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं। और दोनों वहां पर से चुपका जब नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर देखते हैं एक बुढ़ा आदमी जो होता है उनके मास्टर के सामने खड़ा होता है और उसे कह रहा होता है तो क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहते हो या फिर चुपचाप उस चीज को मेरे हवाले कर दोगे। तो इसी के साथ ये लोग देख रहे होते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वो बुढ़ा मास्टर जो भी होता है वहां पर उस बुक के पीछे होता है, उसे कहता है कि मुझे वो हीवनली स्क्रिप्चर चाहिए, अगर तुम वो हीवनली स्क्रिप्चर चुपचाप मुझे दे देते हो तो फिर मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम तो पहले यहाँ पर स्वर्ड गार्ड, और स्वर्ड गार्ड को यहाँ पर एक हीवनली स्क्रिप्चर की क्या जरूरत है, तुम पहले यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो स्वर्ड गार्ड उसे कहता है कि अगर मेरे पास वो होता भी तभी मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं देता, और फिलहाल के लिए तो मेरे पास है भी नहीं है। रही बात यहाँ पर उस स्क्रिप्चर को लेकर एनलाइटमेंट हासिल करने की, तो ऐसा सोचना मत,
तुम्हारे जैसा एक कमीना इंसान कभी भी उस हीमल स्क्रिप्चर को नहीं समझ पाएगा और ना ही कभी यहाँ पर उस हीमल स्क्रिप्चर की मदद से ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तुझे पास सुनते ही वो बुड्ढा मास्टर या जो भी होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, वहां पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से स्वर्ड गार्ड के ऊपर अटैक करता है। तो स्वर्ड गार्ड पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं, जबकि उनका डिसाइपल उनसियोंग जो होता है वो चिल्लाने लगता है। तो योंग उसे वहां पर चुप करवाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर चुप रहना। तो वो दूसरा मास्टर जो होता है उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बकवास करने की, तुम्हें बस यहाँ पर यह कहा है कि वो स्क्रिप्चर मेरे हवाले करो। स्वर्ड गार्ड उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हें कभी वो स्क्रिप्चर नहीं मिलेगा, ना ही मैं कभी तुम्हें वो स्क्रिप्चर देने वाला हूं। तो उसी के साथ ही वो मास्टर उसके सामने आता है, फिर साथ ही वहां पर अपने फैन को ओपन करता है और उसे कहता है कि लगता है कि मुझे खुद ही जाकर उस स्क्रिप्चर को ढूंढना पड़ेगा। तो वो असल में यहाँ पर अपना चेहरा छुपा रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर सीरीज की शुरुआत है तो यहाँ पर उसका चेहरा तो नहीं दिखाएंगे। तो बुड्ढा मास्टर इसी के साथ ही वहां पर से गायब हो जाता है। तो उसके वहां पर चले जाने के बाद माँ उनसियोंग कहता है तो ब्रदर कि हम लोग वहां पर नीचे जाएं और जाकर मास्टर को चेक करें, मास्टर की हालत काफी खराब लग रही है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर हर एक चीज रेड रेड हो जाती है, क्योंकि वहां पर से एक नई डार्क एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो डार्क एनर्जी किलिंग इंटेंट होता है। किलिंग इंटेंट एक ऐसे ट्राइब के लोगों का जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हमारा उनसियोंग कहता है ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्यों सांस नहीं ले पा रहा। तो रियोन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी को मेडिटेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट को रिलीज किया जिसकी वजह से तुम्हें सांस नहीं आ रहा। तो हमारा उनसियोंग कहता है कि ये तो बहुत ही हॉरिबल फीलिंग्स, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ही पावरफुल यहाँ पर आया है। हमारा उनसियोंग जो होता है वो योन से कहता है कि क्या वो चले गए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर शांत होता है। तो उसी के साथ ही वो कहता है नहीं वो नहीं गए, बल्कि कुछ नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और लोग भी यहाँ पर हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है ये कमीने लोग तो डार्क बटरफ्लाई क्लैन से हैं। तो डार्क बटरफ्लाई क्लैन के काफी सारे कमीने लोग जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए होते हैं वो लोग वहां पर नीचे लैंडिंग करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग कहता है कि अब ये कौन लोग हैं और पहले जिसने मास्टर के ऊपर अटैक किया था वो कौन था। तो रियोन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के बारे में मुझे पता है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद देखते हैं कि वहां पर डार्क बटरफ्लाई क्लैन के दो लीडर्स आते हैं जो कि ट्विंस होते हैं, और दोनों यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेम बात को दोहरा रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा तुम तो बुरी तरह से जख्मी हो, लगता है किसी ने यहाँ पर तुम्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आज यहाँ पर ग्रेट स्वर्ड गार्ड के साथ ये सब कुछ कोई कैसे कर सकता है, तुम तो एक महान स्वर्ड गार्ड हो जो कि यहाँ पर हमारी इस म्यूजियम के एक पिलर हो। तो ये दोनों ट्विंस जो होते हैं डार्क बटरफ्लाई क्लैन से होते हैं और इन दोनों को ट्विन किलर्स कहते हैं। और इनका नाम जो है, एक का नाम जाई योंग होता है, दूसरे का नाम ऊ योंग होता है। तो जाई योंग जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है और कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर उस बुक को ढूंढना स्टार्ट करें। ऊ योंग उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि पहले इसको मार डालते हैं। फिर जाई योंग उसे कहता है लेकिन अगर इसको मार डाला तो फिर हमें यहाँ पर बुक कैसे मिलेगी। तो ऊ योंग कहता है कि फिर इसे मारते नहीं है बल्कि इसकी एक टांग काट देते हैं, फिर इसकी दूसरी टांग काटेंगे, इस तरह यहाँ पर इसकी सारी टांगे और फिर बाजू काटेंगे, तब यहाँ पर जब बताना स्टार्ट करेगा। तो जाई योंग उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट आर्म से स्टार्ट करता हूँ। तो ऊ योंग उसे कहता है मैं यहाँ पर इसकी राइट आर्म से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर ये बुक हमें दे देता है तो फिर यहाँ पर हम इसकी टांगे और बाजू छोड़ देंगे, हम इसे एक बहुत ही आरामदेह मौत देंगे। फिर साथ ही उनमें से एक कहता है मुझे लगता है कि जहाँ पर इसने अपनी बुक को अपने डिसाइपल्स को दिया है। तो मास्टर स्वर्ड गार्ड को उन्हें भी वहां पर झटका लगता है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर उसके डिसाइपल्स के बारे में पता है। तो योंग कहता है कि देखा देखा इसे यहाँ पर झटका लगा, इसका मतलब यह है कि इसने बुक अपने डिसाइपल्स को दी है। तो जाई योंग कहता है तो किस डिसाइपल को दी होगी। ऊ योंग कहता है मुझे लगता है कि बड़े वाले को दी होगी। जाई योंग कहता है नहीं छोटे वाले को दी होगी। तो वो लोग वहां पर उसके साथ माइंड गेम खेल रहे होते हैं। जैसे जैसे उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं स्वर्ड गार्ड के, वो अंदाजा लगा रहे होते हैं कि असल में यहाँ पर स्वर्ड गार्ड ने वो बुक किसको दी होगी, बड़े डिसाइपल को दी है या फिर छोटे डिसाइपल को दी है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा उनसियोंग कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर किस बुक की बात कर रहे हैं, और साथ ही अपने पास से बुक निकालता और कहता है कि बिग ब्रदर कहीं ये लोग इस बुक की तो नहीं बात कर रहे, क्या इस बुक की वजह से मास्टर वहां पर खतरे में तो नहीं है। तो हमारा योन कहता है कि दिखाओ जरा ये क्या है। तो उसी के साथ ही उस बुक को देखता और कहता है कि तुम्हें मास्टर ने ये बुक क्यों दी थी। तो वो कहता है मास्टर ने कहा था कि इस बुक को माउंट डूटा के ऊपर देकर आना, और मैं इस बुक को देने के लिए जा रहा था लेकिन मुझे अजीब लगा और मैं भागता वापस आ गया। तो योन जो होता है वहां पर उस बुक को देखता और कहता है ये तो डिवाइन स्क्रिप्चर है, जो ये तो एक बहुत ही सीक्रेट और पावरफुल डिवाइन स्क्रिप्चर बुक है जो मास्टर की पोजेशन में थी, और इसी बुक की वजह से यहाँ पर मास्टर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये बुक यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा करने वाली है। मास्टर ने यहाँ पर ये बुक उनसियोंग को दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये बुक उनसियोंग के पास ही रहनी चाहिए और यहाँ पर वही इस बुक को मास्टर करेगा। और इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है वो वहां पर फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों यहाँ पर से निकल नहीं पाएंगे। तो वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर इस बुक को पढ़ सकते हो, क्या तुम इस बुक को मेमोराइज कर सकते हो, इसके अंदर कितने पेजेस हैं और उन सभी पेजेस को देखकर मुझे बताओ कि कितनी देर में तुम यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। मैं वहां पर नीचे जाने वाला हूं मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उतनी देर में तुम्हें यहाँ पर इस बुक को पढ़ना होगा। तो उनसियोंग कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वो कहता है नहीं तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए नीचे नहीं आओगे, ये बुक मास्टर की बुक है, इसी वजह से हम इस बुक को खो नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को यहीं पर बैठकर मेमोराइज करो, तब तक मैं जाकर उनको रोक कर रखूंगा और मास्टर को बचाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी इस बुक के सभी पन्नों को अच्छी तरह से याद करना होगा, फिर चाहे अगर ये बुक तुम्हारे हाथ से चली भी जाती है, कोई छीन भी लेता है, तभी तुम्हें कम से कम यहाँ पर मास्टर की लेगेसी याद होनी चाहिए। तो उनसियोंग कहता है कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर इस हालत में जहाँ मास्टर को बचाना है वहां पर तुम कह रहे हो कि मुझे इस बुक को याद करना है। तो योन उसे कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम इस बुक को कितनी देर में याद करोगे। तो उनसियोंग कहता है कि यह बुक जो है वो काफी ज्यादा मोटी है, मुझे कम से कम 30 मिनट चाहिए होंगे सारी बुक को याद करने के लिए। तो योन उसके सर पे हाथ रखता
और उसे कहता है तो मेरे छोटे भाई मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए 30 मिनट गैदर करूंगा, तुम्हें 30 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम इस बुक को याद करना स्टार्ट करो, नीचे चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बुक को याद करना नहीं छोड़ना, यही समझो कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं वहां पर नीचे जाकर मास्टर को बचाने की कोशिश करूंगा और तुम यहाँ पर बैठकर चुपचाप इस बुक को पढ़ो, हर एक लफ्ज को अच्छे से याद करना। के साथ ही योन वहां पर सोच रहा था कि उनसियों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ पड़ने वाला है, मास्टर बच नहीं पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर नीचे जाकर मास्टर को बचा पाऊंगा, और मुझे लगता है कि ये हिमली स्क्रिप्चर अब यहाँ पर उनसियों के कद्दू के ऊपर बोझ डालने वाला है और ये इसी के पास ही रहने वाला है। और साथ ही उसके कान में वहां पर कोई बात कहता है और उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई? तुम्हारा उनसियों कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर जल्दी से बैठकर याद करना स्टार्ट करो, मैं वहां पर नीचे जा रहा हूँ, 10 मिनट में तुम्हें इस बुक को कंप्लीटली मास्टर करना है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि माशियोन बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ उतरता है, वहां पर गार्ड्स खड़े होते हैं लेकिन उन गार्ड्स को बाईपास करते हुए सीधा वहां पर आगे बढ़ जाता है और वहां पर जाकर डायरेक्टली उन सभी के बीचों बीच लैंडिंग मारता है। तो वो कहता है कि देखो तो यहाँ पर कौन आया है, तो जियोन कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे मास्टर के पैलेस के ऊपर आकर ये सब कुछ करने की। तो इसी के साथ ही जायोन और ओयोंग जो होते हैं वो दोनों ही कहते हैं देखो यहाँ पर बड़े वाला आ गया है। हमारा जियोन जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर मास्टर क्या आप ठीक है? तो मास्टर से कहता है कि जोंग योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इसी के साथ ही जोंग योंग कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर कुछ ज्यादा बुरी तरह जख्मी है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मास्टर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, मुझे बस 30 मिनट चाहिए होंगे जितनी देर में यहाँ पर उनसियोंग उस बुक को मास्टर कर ले। लेकिन मास्टर की इंजरीज को देखने के बाद लगता नहीं है कि मास्टर यहाँ पर पूरे 30 मिनट निकाल पाएंगे क्योंकि मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर साथ ही वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर मुझे खुद ही यहाँ पर इन दोनों से फाइट करनी पड़ेगी, इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर इनके और भी काफी सारे असैसिन हैं, सभी से मुझे अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही उयोंग और जायोंग जो होते हैं दोनों वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हैं और दोनों वहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जायोंग कहता है कि क्या मैं जाकर इसे फाइट करूं, क्या इसके पास बुक होगी? तो योंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास बुक होगी, अगर इसके पास बुक होगी तो फिर यहाँ पर क्यों आता? फिर साथ ही वो कहता है अगर यहाँ पर तुम हमें बुक दे देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर पेनलेस डेथ मिलेगी। तो लेकिन हमारा योन अपनी तलवार निकालता और अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें बुक चाहिए तो फिर आओ और आकर मुझसे फाइट करके ले लो। तो इसी के साथ ही जायोंग कहता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर से दूर रहेंगे, हमें यहाँ पर इस बोरियत को दूर करने के लिए किसी के साथ खेलना तो पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर आए हैं तो फिर इसे पर्सनली हैंडल करते हैं। और इसी के साथ ही जायोंग जो होता है वो अपने पास से अपनी विप निकालता है, उसके पास एक ब्रश होता है जो कि एक स्पेशल वेपन होता है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसे फाइट करूंगा और इसे फाइट करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जायोंग उसे कहता है तो फिर ठीक है अच्छे से फाइट करना, और जायोंग वहां पर पीछे खड़ा हो जाता है, ओयोंग जो होता है वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। ओयोंग अपना ब्रश लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा जो योन होता है वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ वहां पर घूमकर उसके पास स्ट्राइक लगाना स्टार्ट करता है। वो जब उसके पास स्ट्राइक लगाता है तो हमारा ओयोंग जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है, क्योंकि वो भी यहाँ पर एक किलर है, एक असैसिन है, तो जाहिर सी बात है उसकी मूवमेंट्स तो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मून्स रिफ्लेक्शन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहे हो, जो कि कैंग क्लैन की बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, जो कि स्वॉर्ड गार्ड ने तुम्हें सिखाई है, लेकिन अफसोस कि मेरे खिलाफ ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर एक हाई लेवल का असैसिन हूँ जो कि इन टेक्निक्स को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है और इनको अवॉइड करना भी जानता है। और वो अब वहां पर बड़ी आसानी के साथ उसकी सारी टेक्निक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते उसके करीब पहुंच जाता है। तो ओयोंग जो होता है जैसे ही वहां पर उसके करीब पहुंचकर हमारे योन के ऊपर अटैक करता है तो योन अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इसी के साथ ही ओयोंग पीछे की तरफ घूमकर चला जाता है और उसके पीछे चले जाने के बाद जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ दिखाता है कि दूसरी तरफ हमारा यूसियोंग जो होता है वो वहां पर बेचारा बैठा उस बुक को पढ़ रहा था और साथ ही वहां पर रो रहा था, उसके आंसू उसी बुक के ऊपर गिर रहे होते हैं। वो कहता है मुझे इसे याद करना ही होगा, मुझे इसे याद करना ही होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, सिर्फ 30 मिनट है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी याद करना होगा। यूसियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, मेरे ब्रदर ने यहाँ पर मुझे चाहते हुए कहा कि 30 मिनट दूंगा तुम्हें यहाँ पर इस बुक को मास्टर करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बुक के अंदर कुछ ना कुछ खास है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर कह कर गया, उसे मेरे पर भरोसा था कि मैं 30 मिनट में इस बुक को याद कर लूंगा, तो फिर मुझे इस बुक को याद करना ही पड़ेगा। और वहां पर नीचे अभी भी यहाँ पर फाइट चल रही होती है और इसी फाइट में दिखाता है कि उयोंग जो होता है वो जल्दी से घूमकर पीछे वाली साइड पर चला जाता है और पीछे वाली साइड के पर जाने के बाद उसे कहता है कि लड़के स्वॉर्ड गार्ड का डिसाइपल होने के बावजूद तुम बिल्कुल बेकार हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर काफी अच्छी फाइट दोगे, मुझे यहाँ पर मजा आने वाला है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बेकार निकले। और इसी के साथ ही वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो मायोंग बड़ी तेजी के साथ घूमकर साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है इस कमीने के पास यहाँ पर हॉर्स टेल विस्क है, यानी कि वो जो उसके पास झाड़ू टाइप की छड़ी होती है, वो उसे कहता है कि ये कमीनी यहाँ पर उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहा है उस हॉर्स टेल के अंदर, यानी उसके अंदर जो उसके ऊपर ब्रश लगा होता है, जो बाल लगे हुए हैं उसके अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहा है, जिसकी वजह से वो अकेला यहाँ पर विप या फिर एक तलवार की तरह काम कर रहा है। तक मेरी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड भी यहाँ पर उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रही, वो इतना ज्यादा पावरफुल है और उसके हाथ में जो वेपन है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो इतना ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जैसे जैसे वो अपने उस झाड़ू को घुमा रहा है उसके साथ जो डस्ट उड़ रही है, यानी हवा के अंदर जो मटेरियल्स उड़ रहे हैं वो मटेरियल्स के अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन है, अगर मैंने उनको इनहेल कर लिया तो इसी के साथ मेरी बॉडी यहाँ पर पैरालाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर भी यहाँ पर उसने अपनी एनर्जी को डाला हुआ है। और फिर से वहां पर फाइट होना स्टार्ट होती है और हमारा योन जो होता है वहां पर से भाग रहा होता है, बस यहाँ पर उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और कहता है कि हम दोनों के स्किल के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप है, मैं यहाँ पर इससे फाइट करके
इसे हरा नहीं सकता। और अभी यहाँ पर इसका दूसरा ब्रदर जायोंग पीछे खड़ा है, एक को हरा दिया तो फिर दूसरे का क्या करेंगे। मुझे लगता है कि ये कमीना यहाँ पर जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा है, क्योंकि अगर ये मुझे मारना चाहे तो मुझे कब का इसने मार दिया होता। इसके साथ ही ओयोंग जो होता है उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर एक जबरदस्त हिट लगाता है, जिसकी वजह से हमारा योन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है। फिर साथ ही वो उसके ऊपर बार बार स्ट्राइक्स लगा रहा होता है, साथ ही वहां पर हंस रहा होता है जैसे कि ओयोंग इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता। लेकिन हमारा योन जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और जायोंग जो कि साइड के ऊपर खड़ा है सब कुछ देख रहा होता है। जायोंग कहता है कि लगता है कि स्वॉर्ड गार्ड का डिसाइपल काफी अच्छे से ट्रेन किया गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अभी तक उसके सामने टिक पा रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है ओयोंग अब बस करो, खेलना बंद करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इस लड़के को जल्दी से फिनिश करो, हमें यहाँ पर से बुक चाहिए, उसके पास देखो बुक है या नहीं है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ओयोंग उसका ऑर्डर सुनते ही वहां पर अपनी विस्क को उसके हाथ में जो झाड़ू टाइप का वेपन होता है उसकी टेल को वहां पर हमारे योन के बाजू के साथ बांध देता है। जैसे वहां पर उसके बाजू के साथ से लपेटता है और उसे कहता है कि लड़के मैंने जहाँ पर तुम्हारी बच्चों वाली ट्रिक्स बहुत ज्यादा देख ली, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब यहाँ पर बारी है तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तलवार को छीनने की। और जैसे वो विस्क को उसके बाजू के साथ बांधकर अपनी तरफ खींचता है, इसी के साथ ही हमारे बेचारे योन का पूरा बाजू ही कट जाता है, उसका बाजू उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और इसी के साथ उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर मजा आ रहा है। और मास्टर भी चिल्लाकर उसे कहता है योन जोंग क्या तुम ठीक हो। जोंग जो होता है जल्दी से अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए अपने बाजू के ऊपर से ब्लीडिंग को रोकता है। तो इसी के साथ ही वो योंग कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ कोई एक बाजू वाला तलवारबाज जो कि यहाँ पर प्लम ब्लॉसम स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है। स्वर्ड गार्ड जो कि यहाँ पर स्वर्ड को यूज करता है, उसका डिसाइपल यहाँ पर क्या एक हाथ से तलवार को यूज कर पाएगा। तो इसी के साथ ही मां योन फिर से अपनी तलवार को अपने हाथ में उठाता है, वो दूसरे हाथ में तलवार को उठाता है और कहता है कि ये मेरा फैसला था यहाँ पर नीचे आने का और मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने एक बाजू खो दिया तो कोई बात नहीं, दूसरे बाजू के साथ मैं यहाँ पर फाइट करूंगा। मैं कम से कम यहाँ पर 30 मिनट तो प्रोवाइड करूं, जितना मैंने यूसियोंग से कहा था कि 30 मिनट में उस बुक को मास्टर कर ले। मुझे बस यहाँ पर 30 मिनट चाहिए, 30 मिनट के लिए मुझे यहाँ पर से फाइट करनी ही होगी। और फिर से उनका खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये एक सिल्वर लाइनिंग है, पता नहीं मैं यहाँ पर अपने लेफ्ट बाजू के साथ तलवारबाजी की टेक्निक को ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए। और बड़ी तेजी के साथ फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यूं कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर एक बाजू वाला तलवारबाज भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका एक बाजू पहले से कट चुका है। तो फिर क्या करूं, क्या मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी काट दूं, क्या तुम फिर भी यहाँ पर तलवार को यूज कर पाओगे। और इसी के साथ उसे कहता है यहाँ पर तुम्हारा दूसरा बाजू काटता हूँ। तो ओयोंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बार बार उसके ऊपर अपनी विस्क के साथ अटैक किया जा रहा था ताकि वो उसका दूसरा बाजू काट सके। जबकि हमारा ओयोंग जो होता है वो सोच रहा था कि मुझे बस यहाँ पर एक ओपनिंग चाहिए, एक ओपनिंग मिल गई तो मैं अपनी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसे फिनिश कर दूंगा। लेकिन ये कमीना यहाँ पर मुझे कोई भी ओपनिंग नहीं दे रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि ये मेरे अटैक्स को रीड कर सकता है। और यहीं पर ओयोंग जो होता है हमारे योन को एक जबरदस्त किक मारता है, जिसकी वजह से हमारा योन जो होता है वो काफी दूर लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है। वहां पर गिरने के बाद वो कहता है मुझे बस थोड़ी देर के लिए और फाइट करनी होगी, शायद मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग मिल जाए। ओयोंग जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिसकी वजह से वो शायद अपना गार्ड डाउन कर देता है और कहता है कि यहाँ पर मैंने तुमसे और ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था कि स्वॉर्ड गार्ड यहाँ पर और भी अच्छे से फाइट कर पाएगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। स्वॉर्ड गार्ड के डिसाइपल होने के नाम पर तुम सिर्फ और सिर्फ एक धब्बा हो, तुम्हें स्वॉर्ड गार्ड का डिसाइपल होने का टाइटल नहीं होना चाहिए। तो ओयोंग जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा बाजू बाद में आकर काटूंगा, पहले यहाँ पर उस हिमालय स्क्रिप्चर को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है, इसी के साथ ही वहां पर योन को एक मौका मिल जाता है। योन ने अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी सर्च को छुपा कर रखा हुआ था, उसका एक एनर्जी ब्लास्ट जो कि यहाँ पर एकदम से वो रिलीज करेगा तो उसकी पावर लेवल्स इंक्रीज हो जाएगी। और वो वैसे ही करता है, अपनी लाइफ फोर्स को दांव पर लगाते हुए अपनी पावर्स को एकदम से इंक्रीज करता है और पीछे से निकलकर वहां पर ओयोंग के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि उसका ब्रदर जायोंग चलाकर दूर से उसे कहता है वहां पर बच्चों वो तुम्हारे पर अटैक करने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा जो योन होता है उसका अटैक वहां पर ओयोंग के साथ आकर टकराता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि कोई बीच में यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है ताकि यहाँ पर ओयोंग की बॉडी जो है वो उस अटैक की वजह से ज्यादा डैमेज ना हो पाए। और इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर उसे ज्यादा डीपली नहीं काट पाया, मैंने अपनी फुल एनर्जी को लगा दिया, अगर ये कट यहाँ पर सक्सेसफुल रहता तो मैंने उस कमीने को मार देना था, लेकिन यहाँ पर उस दूसरे कमीने जायो ने अपनी रिंग को सामने फेंककर मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, अगर वो अपनी रिंग को नहीं फेंकता तो अभी तक मैंने उस कमीने को मार दिया होता। और इसी के साथ जायोंग जो होता है यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन ओयोंग वहां पर अपनी विप को लेकर फिर से आगे बढ़ता और कहता है कमीने कहीं के मैं यहाँ पर तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगा, मैंने तुम्हारे पर तरस खाया था कि मैं बाद में तुम्हें मारूंगा, पहले उस बुक को ढूंढ लेता हूँ। तो इसी के साथ ही उसे मारने के लिए अपने हाथ को स्टैप करता है, वो सामने की तरफ अपने हाथ को स्टैप करता है। जैसे वहां पर उसका हाथ जो होता है योन के करीब पहुंचता है, तो इसी के साथ योन कहता है कि इसका हाथ अगर मेरे गर्दन के करीब पहुंच गया तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता और यहाँ पर इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे उसका हाथ उसकी गर्दन के करीब पहुंचता है, वहीं पर साइड के ऊपर से काले रंग का बीड उड़ता हुआ आता है और आकर उसके हाथ के साथ टकराता है, जिसकी वजह से जायोन का हाथ वहीं पर रुक जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, अब किसने अटैक किया। तो ओयोन जो होता है वो भी चलाकर उसे कहता है कि जायोन क्या तुम ठीक हो। तो जायोन अपने हाथ की तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर उस चेस्ट पीस की तरफ देखता है और कहता है कि ये उस कमीने का काम है। स्वॉर्ड गार्ड जो होता है वहां पर होश में होता है और उसने वहां पर से अपने उस चेस्ट पीस के बोर्ड के उस पीस को उठाकर फेंका होता है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर बैठे अपनी एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं और जायोन बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने कहीं के पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं ढूंढूंगा वो स्क्रिप्चर कहां पर है। और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं तो मास्टर इसी के
साथ ही अपने हाथ को ग्राउंड के ऊपर मारते हैं, वहां पर से एक टेबल को उठाकर अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर दे मारते हैं। लेकिन जायोन जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को वहां पर अवॉइड कर लेता है। वो जब उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है तो वहीं पर टेबल के टूटने के बाद वो देखता है कि मास्टर फिर से वहां पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। तो स्वर्ड गार्ड जो होते हैं वहां पर अपने हाथ को रेडी कर रहे होते हैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए। और जैसे जायोन उनके करीब पहुंचता है वो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारते हैं। जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं तो जायोन उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो ओयोन चलाकर उसे कहता है कि जायोंग जायोंग क्या तुम ठीक हो? और साथ ही वो कहता है कमीना स्वर्ड गार्ड कहेगा अगर इसने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमें यहाँ पर इसको एनर्जी के रिकवर करने से पहले इसको मारना होगा। अगर यहाँ पर ये दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है तो ना ही मैं और ना ही जायोन इसके सामने खड़ा हो पाएगा। जब ओयोंग वहां पर ये सोच रहा था कि मैं जाकर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालता हूँ, इतनी देर में वहां पर योन अपनी स्पेशल टेक्निक मून रिफ्लेक्शन स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मैं पहले यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। और दूसरी तरफ से वहां पर ओयोंग जो होता है वो चलाकर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक से बिल्कुल भी नहीं मार सकता। और साथ ही वो अपनी अपनी विप को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करना शुरू करता है। दोनों वहां पर काफी देर तक अपने अपने वेपन्स को टकरा रहे होते हैं। हमारा योन सोच रहा होता है कि मैं डायरेक्टली इसको बिल्कुल भी हरा नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पे इतना टाइम तो बाय कर सकता हूँ कि मेरे मास्टर जो है मेरे मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया। अगर मास्टर ने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया तो फिर हो सकता है कि हम लोग उनसियों को यहाँ पर बचा सकें। उसी के साथ उनकी फाइट थोड़ी देर के लिए चलती है और दूसरी तरफ जायोंग को दिखाता है कि जायोंग जो होता है फिर से उठकर खड़ा होता है। वो कहता है कमीना कहेगा उस कमीने ने यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो अपने पास से कुछ नेल्स को निकालता है और उन नेल्स को सामने की तरफ थ्रो कर देता है। वो नेल्स बड़ी तेजी के साथ उठते हुए स्वर्ड गार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वर्ड गार्ड अपनी गर्दन को घुमाकर वहां पर उस अटैक को अवॉइड करते हैं। तो वो कहता है कमीने कहीं ने यहाँ पर इसने मेरे इस अटैक को भी अवॉइड कर लिया, इसका मतलब यह कि अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा है। अगर जो अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है तो वाकई में से हराना मुश्किल हो जाएगा। तो जायोन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इस कमीने को तो मैं यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, ये कमीना बिल्कुल भी नहीं बचेगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर इस कमीने के डिसाइपल को मारूंगा, पहले उसका दूसरा बाजू काटूंगा क्योंकि वो वहां पर अभी भी एक्टिव है। तो जहां पर दिखाता है कि वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर पहुंचने के बाद जैसे वहां पर योन जो होता है उसकी तरफ देखता है, दूसरी तरफ से ओयोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ उसके मास्टर जो होता है उन्हें भी एक झटका लगता है, उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो चलाकर कहता है कि मेरे डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से मत मारो। लेकिन वो लोग यहाँ पर कहाँ रुकने वाले और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से योन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। योन के ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद इसी के साथ ओयोंग जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वहीं पर से वो अपनी विप को उठाता है उसकी गर्दन काटने के लिए। जैसे अटैक करने लगता है इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है ऊपर से चिल्लाकर कहता है तुम लोग यहाँ पर जिस डिवाइन बुक को ढूंढ रहे हो वो डिवाइन बुक यहाँ पर मेरे पास है। तो वहां पर उनके सामने बुक को ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है। तो वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं, सभी लोग थोड़ी देर के लिए वहां पर फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बुक जो होती है ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। और स्वर्ड गार्ड भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहता है कि उनसियोंग बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने बुक तुम्हें दी थी यहाँ पर से भाग कर जाने के लिए, लेकिन तुम इस बुक को यहाँ पर क्यों फेंक रहे हो। और उनसियोंग कैंग जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ तो मैं अपने सीनियर ब्रदर और अपने मास्टर की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ ही वो दोनों जायोंग और उयोंग जो होता है वो भागते हुए उस बुक की तरफ आगे बढ़ते और कहता है कि देखा मुझे पता था कि यहाँ पर इसके डिसाइपल्स में से किसी एक के पास ये बुक थी और इसने यहाँ पर अपने छोटे वाले को ये बुक दी हुई थी। और इसी के साथ ही वो लोग भागते हुए उस बुक की तरफ आगे लपकते हैं और जाकर उस बुक को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां उनसियोंग जो होता है वो जंप करते हुए नीचे उतरता है और सीधा अपने सीनियर ब्रदर के पास आता है, अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर सीनियर ब्रदर क्या आप लोग ठीक हैं। तो वो मास्टर के गले लगकर रोना शुरू कर देता है और कहता है मास्टर मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो उसके मास्टर से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर से माउंट डूटा के ऊपर जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर भागते हुए मेरी तरफ क्यों आए हो। तो उनसियोंग रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको इस तरह से मरने के लिए कैसे छोड़कर जा सकता था। तो मास्टर से कहता है कि उनसियोंग अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, क्योंकि इसी के साथ ही जायोंग और उयोंग जो होते हैं वो दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमें धोखा देने की। और इसी के साथ ही वो उनसियोंग को वहां पर कॉलर से पकड़ते हैं और उसे उठाकर पीछे की तरफ पटक देते हैं, जहां पर मां उनसियोंग जो होता है उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जियोन भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है कि उनसियोंग उनसियोंग क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठ जाओ। और उनसियोंग जो होता है उठकर बैठ जाता है और कहता है जी ब्रदर मैं ठीक हूँ। जब किसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम एक बहुत ही कमीने लड़के हो, तुमने यहाँ पर हमें एक नकली डिवाइन स्क्रिप्चर देकर अपने सीनियर ब्रदर और अपने मास्टर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। और साथ ही उस बुक को उसके सामने फाड़ते हुए कहता है कि ये तो बस एक लेजर बुक है, तुमने यहाँ पर हमारे सामने एक फेक बुक को फेंका, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इस तरह से बेवकूफ बनाकर अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर को बचाकर यहाँ पर से लेकर जा सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें वो सीक्रेट बुक हमें देनी पड़ेगी, तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने इन सभी को मारेंगे और उसके बाद तुम्हें मारेंगे। जबकि सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर उससे पूछता है कि उनसियोंग मुझे बताओ क्या तुमने यहाँ पर उस स्क्रिप्चर को याद कर लिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसको कंप्लीटली याद करना है। तो वो कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर मैंने यहाँ पर उसको याद कर लिया है। तो इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो आके से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से खुश क्यों हो रहा है, वो बुक जो थी वो कोई खास बुक तो थी भी नहीं और यहाँ पर उस बुक को प्रोटेक्ट करने का मुझे कहा गया था और यहाँ पर ये खुश हो रहा है। तो इसी के साथ ही वो उसकी बॉस के कपड़ों के अंदर से उस बुक को निकालता है और बुक को उनके सामने करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रियल स्क्रिप्चर चाहिए, यही वो डिवाइन बुक है जो तुम्हें चाहिए थी, ये वो डिवाइन बुक
बुक है, आ जाओ और आकर ले लो। तुझे देखकर उनसियोंग कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, मास्टर यहाँ पर जिस बुक को बचाना चाहते हो तुम इन्हें ये बुक कैसे दे सकते हो। जबकि मास्टर भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर है जो कि मैंने उनसियोंग को दिया था माउंट डूटा पर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जियोन इस प्रेशियस बुक को क्या यूज करने वाला है मुझे और उनसियोंग को बचाने के लिए, क्या वो इस बुक के बदले में हम दोनों का सौदा करेगा। तो इसी के साथ ही वहां पर वो दोनों कमीने जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये बुक तो वाकई में असली लग रही है। तो लड़के तुमने यहाँ पर एक तो अच्छा फैसला किया ये बुक हमें देने का। तो ओयोंग जो होता है वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि लड़के आप जल्दी से ये बुक हमारे हवाले करो। जैसे वो बुक के ऊपर हाथ डालने लगता है इसी के साथ वो बुक जलना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा योन जो होता है वहां पर उस बुक को अपनी नेट फायर के साथ जलाकर हाक कर देता है। और योन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ये बुक हमारे पास नहीं है तो फिर किसी के पास भी नहीं जाएगी, कोई भी इस बुक को नहीं ले पाएगा। और इसी के बाद यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कमीने अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ओयोंग जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर सामने उसके ऊपर अपनी विप के साथ अटैक करता है जिसकी वजह से योन जो होता है पीछे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा होता है लेकिन ओयोंग अब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला। वो बार बार आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मार कर ही सांस लूंगा। ओयोंग जो होता है वो आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से जायोंग जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसे मत मारना, अगर उसे तुमने मार दिया तो फिर हमें यहाँ पर बुक के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो जैसे वो स्ट्राइक लगाने लगता है वहां पर उसे छोड़ देता है, यानी स्ट्राइक को जानबूझकर मिस कर देता है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि अगर तुमने इस लड़के को मार दिया तो फिर हमें पता कैसे चलेगा क्या इनके पास यहाँ पर कोई और सीक्रेट कॉपी है या नहीं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट कॉपी जरूर बनाकर रखी होगी और वो यहाँ पर इन दोनों को ही पता हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ पर इस लड़के को जिंदा रखना होगा ताकि इसके पास जान सके। और इसी के साथ ओयोंग जो होता है वहां पर अपनी विप को उसके कंधे के अंदर दंसा देता है वहां पर जिसकी वजह से माया योन जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। तो जायोंग उसे कहता है कि अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुमने इसकी सीक्रेट कॉपी बनाकर रखी और कहां पर रखी है, वो सीक्रेट स्क्रिप्चर कहां पर है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसकी कोई ना कोई कॉपी जरूर होगी। तो योन उसे कहता है नहीं, इसके अलावा यहाँ पर इसकी कोई कॉपी नहीं है और तुम्हें यहाँ पर इसकी एक कॉपी क्यों चाहिए, बल्कि यहाँ पर मेरे पास उससे भी ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर इसकी कॉपी चाहिए, बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि इससे बेहतर तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास डिवाइन स्क्रिप्चर की कॉपी पड़ी हुई है, वो कहां पर है। तो हमारा योन इसी के साथ ही सामने की तरफ इशारा करता है, हमारे उनसियोंग की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है कि वो लड़का, वो मेरा छोटा भाई यानी कि मेरा जूनियर डिसाइपल, इस वक्त वो सारी की सारी स्क्रिप्चर उसके पास है। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो योन कहता है कि इसने उस सारे स्क्रिप्चर को याद कर लिया है, इस वक्त इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जिसके पास वो स्क्रिप्चर है जो कि उसे पूरी तरह से याद है, यानी कि स्क्रिप्चर को तो मैंने जला दिया और इसकी कोई कॉपी भी नहीं है। अब तुम इस लड़के को मार नहीं सकते क्योंकि इसी के पास वो आखिरी कॉपी है। दोनों ब्रदर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं जबकि उनसियोंग भी काफी हैरान हो रहा होता है कि ये क्या यहाँ पर सीनियर ब्रदर मुझे क्यों फंसा रहे हैं। और साथ ही उसे यहाँ पर याद आता है कि जब पिछले एपिसोड में यहाँ पर उसने उसके कान में कहा था, उसने कहा था कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे तुम यहाँ पर 30 मिनट में यहाँ पर इस सारी बुक को अच्छी तरह से याद कर लोगे, उसको याद करने के बाद तुम्हें एक काम करना होगा, एक फेक मैनुअल को वहां पर एक फेक बुक को नीचे ग्राउंड के ऊपर फेंकना, उन सभी के सामने आ जाना और हमें बचाने के लिए वहां पर नीचे आना। तो मैं उनसे कहता है लेकिन उन्हें पता चल जाएगा, जैसे वो उस बुक को उठाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा वो बुक फेक है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात ठीक है, उन्हें जब पता चलेगा मैं यहाँ पर बाकी सबको संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस मेरे पर भरोसा करो। तो योन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर तुम इकलौते बचे हो जिसके दिमाग में इस वक्त सारे का सारा स्क्रिप्चर है, तो वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। और साथ ही उसके मास्टर पीछे बैठे सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि योन ने यहाँ पर ये सब कुछ इस बेचारे को बचाने के लिए किया है, वो अपने जूनियर ब्रदर को बचाना चाहता है और मेरी लेगेसी को बचाना चाहता है। अगर वो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है तो फिर मैं यहाँ पर इनको बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकता, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ लेकिन अपने दोनों डिसाइपल्स को बचाऊंगा। तो इसी के साथ ही जो जायोन होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो यहाँ पर इस बात के ऊपर विश्वास कर लूंगा कि तुम्हारे इस छोटे लड़के ने यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स को याद कर लिया है, तुम बस उस बच्चे की जान बचाने के लिए ये झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन हो या ना हो लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर इसके अलावा कोई भी क्लूज नहीं है। तो ओयोंग भी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर हमारे पास और कोई भी क्लूज नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही एक लड़का बचा है जिसके ऊपर हम लोग ये भरोसा कर सकते हैं कि इस लड़के ने सारे स्क्रिप्चर को याद किया हुआ है। तो जायोन उसे कहता है कमीना कहीं का, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस कमीने ने यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बड़ी गेम खेली है, अपने जूनियर ब्रदर को बचाने के लिए इसने यहाँ पर ये किया लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो साथ ही वो शांत हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है हम लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि क्या वाकई में इसके पास यहाँ पर वो स्क्रिप्चर है या नहीं, और जब हमें स्क्रिप्चर मिल जाएगा तो हम बाद में भी इस लड़के को मार सकते हैं क्योंकि ये कोई इतना खास मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जिसने खास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखा हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों इस बात से राजी हो जाते हैं और हमारा योन जो होता है वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, मेरे छोटे भाई को अपने साथ ले जाओ। और इसी के साथ ही वहां पर जब वो इतनी बात करता है तो इसी के साथ ही मुजायोन जो होता है वो अपनी विप के साथ उसके ऊपर अटैक करके विप को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है अब जबकि यहाँ पर वो सीक्रेट मैनुअल उस लड़के के दिमाग में है तो फिर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही योन बेचारा जो होता है उसकी हैवी ब्लीडिंग होती है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपने छोटे भाई के कंधे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बोझ डाल दिया है, उसे यहाँ पर इस सीक्रेट मैनुअल की रक्षा करनी होगी और उनके टॉर्चर को भी फेस करना होगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तुम्हें जिंदा रखने के लिए मुझे ये करना पड़ा, प्लीज मेरे छोटे भाई मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ ही योन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता और गिरकर मर जाता है। और ये देखकर हमारा
जो जुनसियोंग होता है वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता चलाकर उसे कहता है कि जोंग जियोन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो बेचारा वहाँ पर मर चुका है और उनसियोंग वहाँ पर सोच रहा था कि मैं एक कचरा हूँ, मेरी वजह से यहाँ पर मेरा सीनियर ब्रदर मारा गया और मैं उसे बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, मैं यहाँ पर बस चुपचाप खड़ा हूँ। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहाँ पर उनियोंग जो होता है, सॉरी उनियोंग होता है या फिर जानियोंग जो होता है वहाँ पर आगे बढ़ता है, दोनों में से एक ही होता है। वो वहाँ पर आगे बढ़ता है, जाकर स्वॉर्ड गार्ड के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारा एक डिसाइपल तो मर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, उसे टॉर्चर करेंगे जब तक कि वो यहाँ पर मैं बता नहीं देता कि सीक्रेट मैनुअल क्या है। वो सारे का सारा सीक्रेट मैनुअल हमें लिख कर देगा अगर वाकई में उसने याद किया हुआ, वरना हम लोग यहाँ पर उस लड़के को भी मार डालेंगे। तुम यहाँ पर अपनी आंखों के सामने अपने डिसाइपल्स को मरता हुआ देख रहे हो, जहाँ पर तुम्हें भी मैं मार कर ही जाऊंगा क्योंकि तुम्हें जिंदा छोड़ना यहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। इसके साथ ही उसे कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखें निकालूंगा, जबकि उनसियोंग चलाकर कहता है नहीं ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करो। जबकि उनयोंग उसे कह रहा था कि जा योंग जल्दी करो मेरे लिए भी यहाँ पर कुछ छोड़ना, उसकी एक आंख निकाल दो, दूसरी आंख को मेरे लिए छोड़ दो। तो जायोंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इसकी राइट आंख को निकाल देता हूँ, लेफ्ट को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, उसको तुम निकाल लेना। और जायोंग जैसे वहां पर अपने नाइफ को ऊपर की तरफ उठाता है ताकि वो यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड की आंख को निकाल सके। इसी के साथ स्वॉर्ड गार्ड वहां पर अपनी आंख खोलते हैं और वहां पर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो स्वॉर्ड गार्ड जो होते हैं अपनी इननेट एनर्जी को वहां पर बर्न करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितनी इननेट एनर्जी होती है वो सारी की सारी को एक ही बार वहां पर बर्न कर देते हैं। और जायोंग क्योंकि उनके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, वही पर से वो अपनी पाम टेक्निक के साथ सामने की तरफ एनर्जी ब्लास्ट कर दिया। वो एनर्जी ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वो एक पावरफुल बीम की तरह उसके साथ हिट होता है। जब वो उसकी बॉडी के साथ हिट होता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जो देखने के बाद वहां पर उसका ब्रदर उयोंग जो होता है वो भी चिल्लाकर उसे कहता है कि जायोंग जल्दी से वहां पर से हटो। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, जायोंग वहां पर हट नहीं पाता और उयोंग जो होता है वहां पर सामने की तरफ देखता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अभी तो यहाँ पर इस कमीने को पॉइजन दिया गया था, स्वॉर्ड गार्ड को पॉइजन देकर इसकी एनर्जी को लोअर किया गया था, अगर इसे पॉइजन ना दिया गया होता तो इस कमीने तो अब तक हमें यहाँ पर मार दिया होता। इसे ऐसे तो यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड नहीं कहते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर साथ ही वो कहता है जायोंग का क्या हुआ। जब वो जायोंग की तरफ देखता है तो जायोंग के ऊपर की पूरी बॉडी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, सिर्फ नीचे का धड़ बचा होता है, वो भी वहां पर गिरता है। और इसी के साथ ही उयोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है कि जायोंग मेरे ब्रदर तुम ऐसे नहीं मार सकते, और बड़ी तेजी के साथ अब स्वॉर्ड गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और स्वॉर्ड गार्ड अब यहाँ पर दूसरा अटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सारी की सारी नेट एनर्जी को यूज करके वहां पर पहला अटैक कर दिया था। तो वो कहते हैं अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं यहाँ पर अपना हाथ भी उठा सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरे मरने का वक्त आ चुका है। और उयोंग उसके करीब पहुंचने के बाद वहां पर उसे कहता है कमीने मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर से अपनी विप को घुमाकर मास्टर के ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारा उनसियोंग दूर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि मास्टर प्लीज वहां पर से हटो या फिर अटैक करो। लेकिन मास्टर से कहता है कि उनसियोंग प्लीज यहाँ पर अपना ध्यान रखना। और साथ ही मास्टर वहां पर मरने से पहले आखिरी स्माइल देते हैं और हमारा उनसियोंग जो होता है उसे वहां पर स्माइल करते हुए देख रहा होता है। जब किसी के साथ ही उयोंग जो होता है आगे बढ़ता है और अपनी विप को घुमाकर मास्टर की गर्दन काट देता है और मास्टर की गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। जबकि हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, वहां पर रो रहा होता है। उनसियोंग को वो लोग अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बर्फ पड़ी होती है, क्योंकि अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मौसम चेंज होता है, कुछ दिनों के बाद बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। और वहां पर एक लेडी आती है, एक बुढ़ी औरत जो होती है उस जगह के ऊपर आती है और वहां पर आने के बाद योन की डेड बॉडी को देखते हैं जो कि बर्फ के नीचे दबी होती है। फिर साथ ही वहां पर से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद वो देखती है कि स्वॉर्ड किंग जो है वो मर चुका है, स्वॉर्ड गार्ड जो है उसका सर जो होता है वो बॉडी से अलग हुआ पड़ा होता है। तो उसे देखने के बाद उसे कहता है तो फाइनली यहाँ पर तुम मर ही गए, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न थे, मैंने तुमसे कहा भी था लेकिन तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं माने, तुमने मेरी बात को पहले ही सुन लिया होता, अगर तुम सुन लेते तो आज तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी नहीं होती, अगर तुम पहले वो वाला डिवाइन स्क्रिप्चर मुझे दे देते तो फिर तुम्हारी ये हालत नहीं होती। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो, मैं तुम्हें इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर तुम ही बेवकूफ थे जो तुम जहाँ पर इस तरह की मौत मरे। और साथ ही वो अपना रोब उतार कर उसके ऊपर फेंक देती है और उसकी बॉडी को कवर कर देती है और कहती है लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हें कोई बरियल नहीं देने वाली, यानी कि मैं तुम्हारी बॉडी को दफनाने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें इसी तरह जहाँ पर छोड़ के जाने वाली हूँ। ये बात अलग है कि तुम जहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर थे। इसी के साथ ही उसे कहती है तो फिर ठीक है गुड बाय, और इसी के साथ उसे गुड बाय बोलने के बाद वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर आती है तो वहां पर सामने उसे उसकी स्वॉर्ड मिलती है, स्वॉर्ड गार्ड की तलवार वहीं पर ग्राउंड के अंदर दंसी होती है। तो वो उस तलवार को देखती है, फिर शायद साथ ही उस तलवार को वहां पर से उठा लेती है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक अंडरग्राउंड केव का दिखाया जाता है जहां पर जो बटरफ्लाई क्लैन के लोग रहते हैं। तो वहां पर दिखाता है कि उयोंग जो होता है उसने माई यूसियोंग को वहां पर बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था, वो उसे कुर्सी के साथ बांधकर इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर हमें एक बुक के ऊपर सब कुछ लिख कर दो। वो उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है वो सब कुछ लिख कर दो, वो स्क्रिप्चर के अंदर जो कुछ भी तुमने याद किया था वो सब कुछ हमें लिख कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं। लेकिन मैं उनसियोंग उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने कुछ भी याद नहीं किया था। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये कमीना यहाँ पर झूठ बोल रहा है, यहाँ पर ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इसने यहाँ पर उसको याद किया है, वरना हम लोग यहाँ पर इसको उठाकर क्यों लेकर आते। तो योंग भी उसे कहता है कि अब जल्दी से यहाँ पर सच बोल दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे मुंह से वो सच निकलवा लूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा और उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर मेरे सामने सच बता दोगे। और साथ ही वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है अब तुम्हें समझ आएगी कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर
हर एक बोन टूटती है, उसकी किरचियां होती है, तो फिर कैसा महसूस होता है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके हाथ को पकड़ने के बाद अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसे जॉइंट यूनिटी टेक्निक कहा जाता है, वो उस टेक्निक को यूज करने लगा है। तो हालांकि उसके अपने साथी जो होते हैं वो उसे मना करते हैं और कहते हैं कि बॉस बॉस ये वाली टेक्निक को यूज मत करो। जॉइंट यूनिटी टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अगर तुमने उस टेक्निक को इस लड़के पर यूज किया तो ये लड़का मर जाएगा, इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से ये लड़का यहाँ पर तुम्हें कुछ बता भी नहीं पाएगा। जबकि हमारा यूसियोंग जो होता है वो कहता है कि मुझे इस दर्द को बर्दाश्त करना ही होगा। मेरे सीनियर ब्रदर और मेरे मास्टर ने अपनी जान गंवाई है और मैं यहाँ पर उनकी जान का बदला यहाँ पर इनको इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपना बदला लेना चाहता हूँ। तो इसी के साथ जैसे वो जॉइंट यूनिटी टेक्निक को यूज करता है, एक पॉइंट के ऊपर अपनी रिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे यूसियोंग के हाथ के अंदर सारी हड्डियां टूटती है और उसकी पूरी बॉडी तक वो टेक्निक जाती है। उसकी बॉडी के अंदर हर एक मेरिडियन पॉइंट के अंदर उससे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से यूसियोंग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो इतने जोर से चिल्ला रहा होता है जैसे कि उसकी नसें फट रही हों। तो यूंग उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने उस बुक को कहां पर छुपाया है, क्या उसकी कोई कॉपी है, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में वो बुक छपी हुई है, जल्दी से हमें यहाँ पर वो सारी की सारी बुक लिख कर दे दो। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उस बुक के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो यूं कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फुल बॉडी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तभी तुम यहाँ पर मुझे बताओगे, लगता है कि तुम्हें मार डालना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। जबकि उसके साथियों से कहते हैं बॉस बॉस ऐसा मत करो प्लीज, यहाँ पर इसको जान से मत मारना, अगर इसको मार दिया तो फिर सारे क्लूज खत्म हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ यही एक लड़का है जिसके पास यहाँ पर उस बुक के बारे में कुछ ना कुछ क्लूज है, अगर इसको भी मार दिया तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, अगर ये लड़का यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताएगा तो मैं वाकई में इसको मारने वाला हूँ और जहाँ पर इसकी बॉडी अंदर से खुद ही फट जाएगी जब यहाँ पर जॉइंट यूनिटी टेक्निक की एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर जाने वाली है। और वो जॉइंट यूनिटी टेक्निक के साथ और भी ज्यादा पेन देना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यूसियोंग और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो उसके साथ ही अभी भी उसे कह होता है कि सर प्लीज रुक जाए, सर प्लीज रुक जाए। लेकिन साथ ही वहां पर दिखाता है कि हमें ब्लड के छींटे दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ दिखाता है कि वहां पर उयोंग की उंगली जो होती है वो कटकर हवा में उड़ रही होती है और इस बात से उयोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। कोई साइड के ऊपर से आता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी उंगली के ऊपर अटैक करता है। तो एक लड़की वहां पर आती है और कहती है लगता है कि मैं यहाँ पर लेट नहीं हुई, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाती तुम अपनी यूनिटी टेक्निक के साथ इस बेचारे बच्चे को मार डालते। अब सभी लोग जल्दी से साइड के ऊपर हो जाओ वरना तुम सभी के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो वो लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही होती है और वो सभी लोग कहते हैं कि अब ये लड़की हमारे बेस के अंदर कहां से घुस आई और हैक कौन। तो मास्टर ओयोंग जो होता है वो अपनी उंगली की तरफ देखता है, चलाकर कहता है कमीनी कहीं कि तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी फिंगर काट दी। जबकि उसके साथ ही कहता है कि हमारे बॉस की उंगली काट दी, इस कमीनी को मार डालो, जल्दी से आगे बढ़ो। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पहले यहाँ पर इस इंट्रूडर से निपटते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस बच्चे का कुछ करेंगे। जैसे वो सभी लोग भागते हुए वहां पर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वो लड़की बड़ी तेजी के साथ उन सभी को स्किप करते हुए सीधी वहां पर ओयोंग के करीब पहुंच जाती है। और ओयोंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और उसके साथी भी, क्या इस लड़की की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, हम लोग तो यहाँ पर इसे मूव करते हुए देख भी नहीं पाए। तो वो लड़की जो होती है वहां पर सीधी आकर हमारे यूसियोंग के सामने खड़ी हो जाती है और वहां पर खड़ी होने के बाद कहती है तो क्या यही वो लड़का है जो स्वर्ड गार्ड का डिसाइपल है। वो उससे पूछते हैं क्या तुम स्वर्ड गार्ड के डिसाइपल हो। तुम्हारा यूसियोंग जो होता है बेचारा वहां पर कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से ओयोंग निकलता है और वहां पर अपनी विप के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो जब वहां पर अपनी विप के साथ अटैक करता है तो वो लड़की बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। तो वो उसे कहता है कमीनी कही कि तुमने मेरी उंगली काट दी, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथ से मरना पड़ेगा, तुमने जो भी किया है उसे यहाँ पर तुम्हें अपना सर कटवाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कमीनी कही की। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर बार बार अटैक करता है लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी के साथ उसके सारे के सारे अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रही होती है और साथ ही अपने पास से 3 डार्ट्स को सामने की तरफ फेंकती है। जब वो 3 डार्ट्स को फेंकती है तो इसी के साथ ही ओयोंग अपनी छठी अपनी विप को घुमाकर बड़ी आसानी के साथ उसके डार्ट्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मेरे पास डार्ट्स फेंकोगी और मुझे मार डालोगी। लेकिन इसी के साथ एक डार्ट जो होता है वो सीधा आकर उसकी आंख के अंदर लगता है जिसकी वजह से उसकी एक आंख निकल जाती है। तो वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कमीनी कमीनी ये तुमने क्या कर दिया। और उसके साथ ही कहता है कि सेक्टर लीडर यहाँ पर क्या आप ठीक है, अब उसकी आंख निकल चुकी है तो वो क्या गट्टा ठीक होगा। और इसी के साथ ही वो सभी साथी जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक बटरफ्लाई अरे को एक्टिवेट करते हैं ताकि यहाँ पर उस लड़की को ट्रैप किया जा सके। वो एक स्पेशल अरे फॉर्मेशन होती है और जब से वहां पर बटरफ्लाई अरे को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि हमें इस इंट्रूडर को मारना होगा, हम लोग यहाँ पर इस अरे फॉर्मेशन के अंदर उसे ट्रैप करके मारेंगे। और जैसे वहां पर उसे ट्रैप करने लगते हैं इसी के साथ ही हमारी मिस जो भी मिस क्या नाम पता नहीं इसका क्या है, वो लड़की जो होती है वहां पर से यूसियोंग को गले से पकड़ती है और उसे ऊपर की तरफ उछाल देती है ताकि वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाए। और बाकी के सभी लोग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद बड़ी तेजी के साथ उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब उसके करीब पहुंच रहे होते हैं तो वो लड़की अब तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। वो एक एक करके उनके ऊपर अटैक कर रही होती है और एक एक करके सभी को मार रही होती है। जबकि माँ यूसियोंग ऊपर की हवा में उछला था और ऊपर के नीचे की तरफ गिरने से पहले उसे यहाँ पर सभी को मारकर उसे दोबारा से कैच करना होगा। तो वहां पर नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सभी को मार रही होती है। वो सभी लोग जो कि फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के बाद अटैक कर रहे होते हैं। तो एक उसे कहता है कि हाय तुम हो कौन, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो, तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे मूव कर सकती हो। जबकि हमारी जो मिस होती है वो ऊपर की तरफ देखती है जहां पर हमारा यूसियोंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगा है। तो उसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करती है जाकर हमारा यूसियोंग को कैच कर लेती है ताकि उसे नीचे गिरने से बचा सके। और वहां पर दरवाजे के पास चली जाती है और उनसे कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या मेरा पीछा करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो और भी बुरा रहेगा अगर तुम लोग यहाँ पर
मेरा पीछा करोगे। जबकि उयोंग भी वहां पर सोच रहा होता है कि यार ये कमीनी है कौन, मैं जहाँ पर इसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। लगता है कि किसी बहुत ही खास मास्टर की डिसाइपल है या फिर काफी ज्यादा पावरफुल लड़की है, किसी बड़ी फैमिली की यंग मिस हो सकती है। लड़की जो होती है मायूसियों को पकड़ती है और वहां पर से निकलने लगी है, जबकि वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यार ये लड़की है कौन और ये कहाँ से आई है। तो इसी के साथ ही उयोंग जो होता है वहां पर सामने की तरफ देखता है कि इस लड़की के पास यहाँ पर जो तलवार है, क्योंकि वो तलवार बहुत ज्यादा खास होती है, उस तलवार के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। वो देखने के बाद वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वोल्शिम, इसके ऊपर वोल्शिम लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वोल्शिम के डिसाइपल है। उसी के साथ वो चलाकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम तो स्वर्ड इमोर्टल की डिसाइपल हो। तो ये लड़की जो होती है ये स्वर्ड इमोर्टल की डिसाइपल होती है जिसका नाम जू उन होता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा तो एक बहुत ही फेमस टाइटल है, तुम तो जू उन हो, द क्लाउड मेडन, आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। और इसी के साथ ही जू उन जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि तुमने यहाँ पर हमसे कुछ चोरी किया और उसके बाद तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से उसे अपने पास रख पाओगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्वर्ड गार्ड को मारोगे और उसके बाद बड़ी आसानी से यहाँ पर आकर उसके डिसाइपल को टॉर्चर करके उसके पास जो कुछ भी है वो कुछ ले पाओगे। तो इसी के साथ ही ओयोंग से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या स्वर्ड इमोर्टल तुम्हारे साथ आई है। तो उसे जो उनसे कहती है कि अगर स्वर्ड इमोर्टल यहाँ पर होती तो अभी तक तुम्हारी पूरी की पूरी बटरफ्लाई क्लैन तबाह हो चुकी होती, तुम सभी लोग मर चुके होते। शुक्र करो कि वो यहाँ पर खुद नहीं आया, उसने यहाँ पर मुझे भेज दिया। तो ये बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि अगर स्वर्ड इमोर्टल खुद यहाँ पर आती तो फिर मेरा पूरे का पूरा डार्क बटरफ्लाई क्लैन अभी तक खत्म हो चुका होता। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर से स्टैंड डाउन होना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसके सामने माफी की भीख मांग लेनी चाहिए, तभी यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो जो उनसे कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी दूसरी आंख को भी खोना चाहते हो, तुम्हारी एक आंख निकल चुकी है और तुम दूसरी आंख को भी खोना चाहते हो, अब जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। तो इसी के साथ वो चलाकर उसे कहता है प्लीज यहाँ पर मेरी बात का यकीन करो, मेरे पास वो नहीं है। और साथ ही उसके सामने घुटने टेक देता और कहता है स्वर्ड गार्ड का एल्डेस्ट डिसाइपल जो था उसने वहां पर उस स्क्रिप्चर को जला दिया था, उसने हमारी आंखों के सामने स्क्रिप्चर को जला दिया। मैं जहाँ पर सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को मानो, मैं जहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि वो उसके सामने अपना सर झुका देता है और उसके सामने सर पटक रहा होता है, कहता है प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मुझे मत मारना। तो ये बात सुनने के बाद जोन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये अपने सेक्टर के लोगों के सामने मेरे सामने अपना सर रगड़ा है, इसका मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। अगर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए करे तो फिर तो इसके सेक्टर के लोगों के सामने इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। इसके साथ ही वो शायर के ऊपर उनसियों की तरफ देखती है और कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर यहाँ पर स्क्रिप्चर को जला दिया गया तो फिर यहाँ पर उसके छोटे डिसाइपल को लाकर टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। तो उसी के साथ ही वो उससे पूछता है कि बताओ कि तुम इस लड़के की बॉडी को टॉर्चर क्यों कर रहे थे, तुम इस लड़के को, इस बच्चे का जिससे इसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसी के साथ ही उयोंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं इसे यहाँ पर सच बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर सच तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता, ना इसे लड़के को यहाँ पर से ले जाने दे सकता हूँ, क्योंकि ये लड़का हमारी आखिरी लीड है। इसी लड़के के पास यहाँ पर वो स्क्रिप्चर है, पता नहीं इसके पास स्क्रिप्चर है या नहीं है, लेकिन इसने उस स्क्रिप्चर को याद किया हुआ है जो कि मैं इसके पास से लिखवा सकता हूँ। मुझे इस कमीनी को कैसे ना कैसे यहाँ पर धोखा देना होगा, मुझे इसे यहाँ पर किसी ना किसी तरह से वापस भेजना होगा। तो इसी के साथ उयोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्होंने किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई ना कोई कापी छुपा कर रखी हो सकती है, इसी वजह से मैं छोटे लड़के को अपने साथ लेकर आया हूँ। और साथ ही यहाँ पर उसे बताता है कि स्वर्ड गार्ड ने उसके ब्रदर को मार डाला था, जिसकी वजह से बदला लेने के लिए इस लड़के को अपने साथ लेकर आया ताकि इसे टॉर्चर करके अपने ब्रदर का बदला ले सके। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर स्वर्ड इमोर्टल से कहना है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे, प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दे और दोबारा हम लोग यहाँ पर कभी उनके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर से हमें जाने दो। तो ये बात सुनने के बाद जोन जो होती है वो कहती है ये तो कुछ ज्यादा डिस्गस्टिंग है, ये माफी की भीख मांग रहा है, अपने लोगों के सामने मेरे सामने घुटने टेक रहा, और वैसे भी यहाँ पर मेरा इसके साथ कोई झगड़ा तो है नहीं, और मास्टर ने मुझे यहाँ पर इसको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा था। तो उसी के साथ ही जोन उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर स्क्रिप्चर के बारे में झूठ बोल रहे हो तो फिर याद रखना कि मेरी मास्टर जो है वो तुम्हें पाताल से भी निकाल डालेंगे और वहां पर भी जाकर तुम्हें मार डालेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को याद रखूंगा। तुम्हारे जैसी द क्लाउड मेडन के सामने मैं यहाँ पर झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, और अगर मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं खुद ही यहाँ पर अपनी तलवार से खुदकुशी कर लूंगा, मुझे यहाँ पर स्वर्ड इमोर्टल की तलवार से मरना नहीं है। तो जो उनसे कहते हैं तो फिर यहाँ पर से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। और इसी के साथ ही वो कहता है कि डार्क क्लाउड जितने भी लोग यानी डार्क बटरफ्लाई क्लैन के सभी लोग जल्दी से यहाँ पर माउंटेन से नीचे उतरो, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। और इसी के साथ बड़ी तेजी के साथ उठता वहां पर जाता और जाकर जो उनसियों को पकड़ लेता है, उनसियों को उठाकर कहता है कि लड़के आप जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे साथ अभी यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तुम्हें मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना है। और इसी के साथ जब वहां पर से हमारे उनसियों को लेकर जाने लगता है तो हमारी जो क्लाउड मेडन होती है जून, वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जाकर उसके ऊपर अपनी पाम से अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा देती है और कहती है तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम इस लड़के को अपने साथ लेकर जा सकते हो, मैंने सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे क्लैन के लोगों को यहाँ पर से जाने का कहा है। तो उयोंग से कहता है कि मेरा सीनियर ब्रदर यहाँ पर मरा है, मेरा ब्रदर मरा और मुझे यहाँ पर बदला लेना है, और यहाँ पर कैंग क्लैन के लोगों ने क्योंकि उसकी जान लिया और ये कैंग क्लैन का आखिरी मेंबर है तो मुझे यहाँ पर इसको टॉर्चर करके अपना बदला लेना है, तो इस लड़के को मुझे दे दो, मैं खुद इसे मारना चाहता हूँ। जब किसी के साथ ही मारे जोन गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ये कहने की कि मुझे क्या करना है, मेरी मास्टर ने मुझे 2 ऑर्डर्स दिए थे, पहला ऑर्डर तो ये था कि मुझे जाकर उस डिवाइन स्क्रिप्चर को ढूंढना, दूसरा ऑर्डर ये था कि मुझे इस बच्चे की जान बचानी है। अब जबकि यहाँ पर इस बच्चे की जान बचाना भी मेरा
तेरा मकसद है तो फिर चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जा। और मैं यहाँ पर किसी को जान से मारना तो नहीं चाहती, लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी को मार नहीं सकती। अगर दोबारा तुमने यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगी। तो ये बात सुनने के बाद उयोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इसको और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ, वो लड़का मुझे चाहिए ही चाहिए। उस लड़के के पास वो डिवाइन स्क्रिप्चर है। मैं अपने ब्रदर को खो चुका हूँ, अपने क्लैन के काफी सारे लोग मरवा चुका हूँ, और अब मुझे यहाँ पर वो डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हूँ। उसी के साथ ही उयोंग जो था वहां पर फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि हमारी जोन जो होती है हमारे यूसियों को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर की तरफ जा रही होती है, और वो कहता है कि मुझे ये करना पड़ेगा। और जैसे वो अपना झाड़ू अपने हाथ में पकड़ता है, यानी अपनी विप को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि मुझे अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इसी के साथ ही हमारी जोन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगी नहीं मेरे पर अटैक करने से, लेकिन अगर तुमने मेरे पर अटैक किया तो उसके बाद सोच लेना कि मेरी मास्टर तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन के साथ क्या करने वाली है। चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। जैसे मैं अपनी तलवार निकालूंगी, तुम्हारा पूरे का पूरा डार्क बटरफ्लाई क्लैन यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। अभी तक मैंने यहाँ पर अपनी तलवार को यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर खुद ही सोचकर देख लो कि क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे पास स्नीक अटैक करना है या फिर तुम यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर से दफा होना चाहते हो। तो उयोंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इस लड़के को बाद में भी ढूंढ सकते हैं। अगर उस लड़के ने वाकई में स्क्रिप्चर को याद किया हुआ है तो वो स्क्रिप्चर उसके दिमाग में रहने वाला है। हम लोग उस लड़के को बाद में ढूंढेंगे और उस लड़के के पास से वो स्क्रिप्चर ले लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको इस लड़के को ले जाने देता हूँ। और मुझे अपने और अपने साथियों की जान की फिक्र है। मैं अपने और अपने साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर से निकल चलता हूँ, और वो अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ से चलते, और साथ ही उसे कहकर चाहता है कि हम लोग वापस आएंगे और उसके बाद यहाँ पर इस फेवर को जरूर उतारेंगे जो तुमने हमारे पर किया है। तो उसके वहां पर से चले जाने के बाद हमारी जो जोन होती है वो यूसियों को अपने साथ लेकर बाहर आती है एक दूसरी माउंटेन के ऊपर। वहां पर उसे कहती है कि लड़के क्या तुम्हें होश आ गई। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फाइनली मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर होश आ ही गई है, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा यूसियों कहता है लेकिन तुम कौन हो। और इसी के साथ ही हमारा यूसियों जो होता है उसे वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, वहीं पर वो गिर जाता है। तो उसे कहते हैं कि शांत रहो, तुम्हारी बॉडी के अंदर यूनिटी टेक्निक के साथ एनर्जी को डाला गया था, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर हर एक हड्डी टूट चुकी है और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्टोरेटिव एनर्जी की जरूरत है। हालांकि मैंने यहाँ पर एक रेस्टोरेटिव पिल तुम्हें दी भी है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर कुछ ही घंटों में मर जाओगे अगर तुम यहाँ पर अपना इलाज नहीं करवाते। तो उनसियोंग उसे कहता है लेकिन तुम अपने बारे में तो बताओ कि तुम हो कौन। तो उसे अपने बारे में बताती है कि मैं म्योंग ली की यानी स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल हूँ, मेरा नाम जोन द क्लाउड मेडन है। उनसियोंग जब उसके बारे में सुनता है कि वो यहाँ पर स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल है तो वो कहता है कि ये तो स्वर्ड गार्ड की जूनियर सिस्टर है, यानी कि स्वर्ड इमॉर्टल उसकी जूनियर सिस्टर है और जो उसकी डिसाइपल है, तो उसका मतलब यह है कि ये तो इसकी मार्शल सिस्टर हुई। तो क्या ये यहाँ पर वाकई में इसको बचाने के लिए आई है या फिर यहाँ पर इसके पास है इसे भी डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। उनसियोंग जो होता है वहां पर उस लड़की जून से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई, और साथ ही उसे अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ पर स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल जून है। तो जब ये बात सुनता है तुम्हारा उनसियोंग से रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है और उसे सीनियर सिस्टर कहकर पुकारता है, क्योंकि यहाँ पर उसका मास्टर जो था वो उसकी जूनियर सिस्टर थी, उसकी मास्टर जो थी। इसी वजह से ये दोनों के बीच में यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर वाला रिश्ता हुआ, मार्शल ब्रदर और सिस्टर वाला रिश्ता हुआ। तो इसी के साथ ही वो कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे सीनियर सिस्टर कह के मत पुकारो, हम में सिर्फ 4-5 साल का ही फर्क है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे नाम से मुझे पुकार सकते हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे नाम से पुकारूंगा। और इसी के साथ हमारी जॉन जो होती है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक में आ जाती है और उसे कहती है कि अब जल्दी से बताओ कि वो स्क्रिप्चर कहाँ पर है, डिवाइन स्क्रिप्चर कहाँ पर है। तुम्हारा उनसियोंग कहता है कि ये क्या, इसका मतलब यह है कि ये भी इस डिवाइन स्क्रिप्चर के पीछे ही है, मैं यहाँ पर इसे डिवाइन स्क्रिप्चर नहीं दे सकता। इसका मतलब यह है कि डार्क बटरफ्लाई से ये मुझे बचाकर सिर्फ इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी मास्टर के सीनियर ब्रदर का डिसाइपल हूँ, बल्कि इसलिए कि इन्हें भी यहाँ पर डिवाइन स्क्रिप्चर चाहिए। क्या मैं इसके पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर इसके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्पेशल बुक थी जिसके लिए यहाँ पर कोई भी गद्दार हो सकता है, कोई भी यहाँ पर मुझे मार सकता है, लेकिन मास्टर ने यहाँ पर वो काम मुझे सौंपा था, मैं यहाँ पर वो स्क्रिप्चर किसी के हवाले कैसे कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही महाराज उनसियोंग वहां पर सोच रहा था कि जब मैं उस बुक को वहां पर याद कर रहा था, उसके कंटेंट्स को मेमोराइज कर रहा था, उस वक्त मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि ये कोई स्पेशल बुक हो, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो तो बस यहाँ पर ऐसे समझ लो कि धर्मा की कोई किताब लिखी हुई जिसके अंदर कोई प्रेयर्स लिखी हुई हो, वो बहुत ज्यादा आम सी बातें थी। फिर यहाँ पर ये सभी लोग आए उस बुक के पीछे क्यों है, या तो उसके अंदर कोई स्पेशल बुक यानी कि बुक स्पेशल टेक्निक्स लिखी हो, उसके अंदर तो कोई भी स्पेशल टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसके लिए मेरे सीनियर ब्रदर ने और मेरे मास्टर ने अपनी जान गंवा दी। अगर उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो मैं यहाँ पे इतनी आसानी से किसी के हाथ भी उस बुक को लगने नहीं दूंगा, वो बुक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी। मेरे मास्टर ने कहा था कि माउंट डूटा के ऊपर जाकर सेक्टर लीडर को वो बुक देकर आना, यानी कि वो मैसेज उनका पहुंचाना है, तो मुझे उनके पास ही जाना होगा और उसको मैं यहाँ पर अपने पास सीक्रेट रखूंगा और किसी के सामने भी उसे डिस्क्लोज नहीं करने वाला। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग से कहता है कि वो बुक तो जा चुकी है, मेरे सीनियर ब्रदर ने उस बुक को वहां पर चला दिया था, यहाँ तक कि वो दोनों बटरफ्लाइज मास्टर जो थे उनके सामने उसने उस बुक को जलाया था। और ये बात तुम्हें भी पता होगी। तो वो कहती है कि वाकई में वो बुक जला दी गई है, लेकिन उसने कहा था कि यहाँ पर उसकी कोई सीक्रेट कॉपी हो सकती है। वहां पर उस मास्टर ओयिंग ने कहा था कि यहाँ पर इसकी सीक्रेट कॉपी, और वो तुम्हें इसलिए तो टॉर्चर कर रहे थे। तो मैं उनसियोंग से कहता नहीं, उसकी कोई सीक्रेट कॉपी नहीं है, वो कॉपी जो थी एक ही थी, वो जल चुकी है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ पर जिंदा हो और तुम यहाँ पर जिंदा हो और मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया, मेरी मास्टर ने कहा था कि तुम्हें बचाना और मैंने तुम्हें बचा दिया है, अब मैं यहाँ पर से वापस जा रही हूँ। उनसियोंग जो था वो कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर जान बची और यहाँ पर से जाने वाली है। और इसी के साथ ही हमारी जून से कहती है कि अब जबकि यहाँ पर
पर मैं जा रही हूँ तो फिर हमारे रास्ते यहाँ पर से अलग है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तो माँ उनसे कहता रुको रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो जो उनसे कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तो उनसे उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ माउंट डूटा तक लेकर जा सकती हो, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारे जोन उसकी तरफ देखते और कहती है क्या कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है नहीं मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया, मैं बस यहाँ पर माउंट डूटा के ऊपर पहुंचना चाहता हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि माउंट डूटा के ऊपर पहुंचना और जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, और मेरी इस हालत में तो मैं बिल्कुल भी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वो अपना हाथ उसके सामने करता है क्योंकि उसके हाथ के ऊपर यूनिटी टेक्निक को यूज किया गया था। तो वो कहते हैं कि इसके हाथ के ऊपर यूनिटी टेक्निक को यूज किया गया था, जिसकी वजह से पॉइजनस एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर चली गई है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पूरी बॉडी जहां पर रॉट होना शुरू हो जाएगी। अगर इसके बाजू को जल्दी से काटा नहीं गया या फिर इसे क्योर नहीं किया गया तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये फैल जाएगा और उसके बाद ये लड़का जो है ये माउंट डूटा तक भी नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि रास्ते में मारा जाएगा। तो मारुंसियोंग उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद कर दो, मुझे माउंट डूटा तक पहुंचा दो। अगर वहां तक नहीं पहुंचा सकती तो कम से कम मुझे रास्ते में कहीं पर छोड़ देना, तुम जहां पर भी जा रही हो मुझे वहां तक छोड़ देना, रास्ते में किसी टाउन में जियोमडैंग तक मुझे ले जाओ। तो सीनियर सिस्टर जो होती है उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचती है, फिर साथ ही कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पर से जियोमडैंग की तरफ ही आगे बढ़ रही हूँ। अब जबकि मैं उसी तरफ आगे बढ़ रही हूँ तो फिर तुम्हें भी अपने साथ ले चलती हूँ, लेकिन उससे आगे तुम्हें खुद जाना होगा। तो मारुंसियोंग कहता है हाँ क्यों नहीं जो सीनियर सिस्टर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे यहाँ पर सीनियर सिस्टर मत कहो, मेरे नाम से पुकारो। फिर साथ ही उसे कहती है कि अच्छा ठीक है मुझे अपना नाम तो बताओ। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है उसे कहता है कि मेरा नाम उनसियोंग कैंग है सीनियर सिस्टर। वो फिर से उसे कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मुझे सीनियर सिस्टर कह के मत पुकारो। तो वो कहता है ठीक है जून सिस्टर, मैं यहाँ पर तुम्हें जून ही कहूंगा। और उसके बाद यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जियोमडैंग सिटी का दिखाया जाता है। ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारी सीनियर सिस्टर आगे आगे चल रही होती है और माँ उनसियोंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाउन के अंदर आने के बाद इन्हें जहाँ पर अपने रास्ते अलग करने होंगे। तो माँ उनसियोंग जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उसे कहता है कि हम लोग जियोमडैंग में पहुंच चुके हैं, अब जहाँ पर तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने रास्ते जा सकती हो और मैं यहाँ से अपने रास्ते चला जाऊंगा। जबकि साथ ही वो सोच रहा था कि अगर ये मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ तक आते आते रास्ते में 3 बार मुझे यहाँ पर दौरे पड़े थे और तीनों बार यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। हालांकि बाहर से ये बहुत ज्यादा कोल्ड दिखाई देती है, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा नरम दिल है और उसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी की है। अगर ये नहीं होती तो मैं कभी भी इस जगह तक भी नहीं पहुंच पाता। अब मुझे यहाँ पर इसके ऊपर बर्डन नहीं बनना, बल्कि मुझे इसे जाने देना होगा ताकि यहाँ पर अपने मिशन के ऊपर जाए, जो भी इसका रास्ता है उस तरफ चली जाए। मैं बस यहाँ पर से अगर जहाँ पर से पहुंच जाऊंगा माउंट डूटा के ऊपर, तो अपने मास्टर का आखिरी मैसेज डिलीवर करने के बाद अगर मैं भी मर जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जॉन जो होती है उसे बाय बोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाती है और फिर से वहां पर पीछे घूमती है और कहती है कि ये लड़का बेचारा अकेला माउंट डूटा तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये इस हालत में आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये तो इस जियोमडैंग सिटी से भी बाहर नहीं निकल पाएगा, यहीं पर कहीं पर मर जाएगा। अगर इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो ये वाकई में मर जाएगा, तो फिर मुझे इसके साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर दूसरा मिशन माउंट डूटा के ऊपर जाने का दिया था। तो अगर यहाँ पर ये लड़का मेरी वजह से मर जाता है, क्योंकि मैं भी तो उसी तरफ ही जा रही हूँ और इसे अपने साथ नहीं लेकर गई, तो फिर सारी जिंदगी मुझे इस बात का पछतावा रहेगा कि ये लड़का मारा गया और मैं यहाँ पर इसे अपने साथ लेकर जा सकती थी। तो इसी के साथ ही मैं जून से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें जो कहने वाली हूँ वो सच है कि मैं भी माउंट डूटा की तरफ ही जा रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई क्योंकि इससे आगे भी मेरा रास्ता माउंट डूटा तक ही जाता है और मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने को तैयार हूँ, हम दोनों एक साथ वहां पर जाएंगे। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी तो कम से कम मुझे यहाँ पर इसके पास से डिवाइन स्क्रिप्चर के बारे में पता चल सकता है कि डिवाइन स्क्रिप्चर कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी तो हो सकता है ये मुझे उसकी कॉपी तक ले जाए। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से एक रेस्टोरेंट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है। और उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहां पर काफी सारा खाना मंगवाया जाता है। और माँ उनसियोंग जो होता है खाना देखने के बाद कहता है कि तुमने इतना सारा खाना क्यों मंगवाया, क्या तुम सारे का सारा खाने वाली हो? तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम भी यहाँ पर खा सकते हो। और इसी के साथ ही माँ उनसियोंग जो होता है जैसे वहां पर से चॉपस्टिक्स उठाने लगता है, उसके हाथ के अंदर यूनिटी टेक्निक फिर से एक्टिवेट होती है और उसे दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसका हाथ कांपना शुरू हो जाता है। तो हमारी जोन जो होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा तरस खा रही होती है और कहती है कि इस लड़के का मैं क्या करूं, ये लड़का तो दोबारा कभी ठीक तरह से अपनी जिंदगी भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि इसका हाथ पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अगर इसे बचाना है तो फिर इसका हाथ काटना पड़ेगा। इसी के साथ ही वहां पर नीचे शोर मच जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर आने की, क्योंकि वहां पर डिमोनिक कल्ट का एक मास्टर जो होता है अपीयर होता है, वो उनके सामने वहां पर आता है। तो वो उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर से कुछ अच्छा पीने और खाने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही हमारी जो जून होती है वो उसे देखती पहचान लेती है और कहती है कि ये कमीना क्या मरना चाहता है, इसका यहाँ पर राइडियस सेक्टर में क्या काम है। तो हमारा उनसियोंग उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर क्या तुम इसको जानती हो, ये बंदा कौन है? जबकि इसी के साथ ही वो लड़का जो नीचे होता है वो भी वहां पर उसकी आवाज को पहचान लेता है, यानी कि जून की आवाज को पहचानता और कहता है कि ये तो जॉन है। और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। तो वो लड़का ऊपर जंप करते हुए सीधा उसी की टेबल के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था ये आवाज तुम्हारी है, तुम्हारे अलावा इतनी प्यारी आवाज किसकी हो सकती है? तो हमारा उनसियोंग कहता है कि ये क्या ये वाकई में एक बंदा है या फिर बंदर है जो नीचे से जंप करते हुए यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर आ गया है? तो वहीं पर वो टेबल के पास ही आकर बैठ जाता है, यानी वहां पर हमारे उनसियोंग के साथ आकर बैठ जाता है और कहता है अब यहाँ पर ये बताओ कि स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल यहाँ पर क्या कर रही है और स्वर्ड इमॉर्टल आजकल क्या कर रही है? तो जो उनसे कहता है कि नहीं मैं
मैं यहाँ पर तुमसे कोई बात नहीं करने वाली, चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। उन ज्योतियों से इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जब किसी के साथ वो लड़का जो होता है वहाँ पर साइड पर बैठे हुए हमारे उनसियों की तरफ देखता है, कहता है आज जो तुम यहाँ पर अपने साथ किसी कंपेनियन को लेकर आई हो, ये कौन है? कहे तुम्हारा छोटा भाई है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो उनसियों जो होता है उसे अपने बारे में बताने लगता है। तो उसी के साथ जून उसे कहती है कि इसे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ना ही अपना नाम बताना ना ही अपने बारे में बताना कि तुम कौन हो। तो उसी के साथ ही वो लड़का कहता है अब तुम यहाँ पर मुझसे इतना भी क्या गुस्सा हो कि तुम यहाँ पर मुझे अपने बारे में बता नहीं सकती। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले अपने बारे में बताना चाहिए। तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं स्विफ्ट ब्लेडेड थीफ हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पर ये टाइटल दिया गया और मेरा नाम जियोक ऊ है। और जियोक ऊ का एक मतलब ये भी होता है कि मुझे सभी लोग यहाँ पर क्रिम्सन रेन भी कहते हैं। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि हालांकि तुम मुझसे काफी ज्यादा यंगर हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मुझे जियोक ऊ भी कह सकते हो, यहाँ पे क्रिम्सन रेन भी कह सकते हो। तुम्हारा उनसियोंग जो होता है वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड कर दिया ये सब कुछ बताकर। हालांकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल टाइटल नहीं है, लेकिन मेरा नाम उनसियोंग कैंग है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा गुड लुकिंग है, लेकिन इसकी हालत देखो, लगता है कि किसी ने यहाँ पर इसके ऊपर कोई स्पेशल टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से इसकी बॉडी खराब होती जा रही है, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। और साथ ही उसके हाथ की तरफ देखता है कि उसके हाथ के अंदर से यूनिटी एनर्जी निकल रही होती है जो कि डिमोनिक एनर्जी होती है। तो वो कहता है कि इसके हाथ के अंदर से ये डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर यूनिटी टेक्निक को यूज किया गया है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाते हैं उस जगह का जहाँ पर उयोंग होता है। तो उयोंग के क्लैन के बाकी के सभी मेंबर्स मर चुके होते हैं और वो भी बेचारा बुरी हालत में होता है, क्योंकि वही बुड्ढा मास्टर जो कि उस दिन वहां पर स्वॉर्ड गार्ड के ऊपर जाकर पहले अटैक कर रहा था वो इसके पास आता है और आकर इसके ऊपर भी अटैक कर रहा है। वो उसके साथियों को मारने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब यहाँ पर कोई भी डार्क बटरफ्लाई क्लैन का मेंबर जिंदा नहीं बचा तुम्हारे अलावा, मैंने बाकी सभी को मार दिया है। तो क्या तुम भी यहाँ पर मरना चाहते हो? या फिर तुम मुझे बताओगे कि वो स्क्रिप्चर कहाँ पर है? अगर तुमने वो स्क्रिप्चर उसके पास चोरी किया तो फिर जल्दी से बताओ कि वो स्क्रिप्चर कहाँ पर है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्चर लेने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर और तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम स्क्रिप्चर मुझे दे देते हो। तो इसी के साथ ही उयोंग सोच रहा था कि कमीना कहेगा इसने यहाँ पर हमारी बैकअप यूनिट और हमारे जितने भी डार्क बटरफ्लाई क्लैन के लोग थे सभी को मार डाला है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा कोई अंडरलिंग हूँ जो यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तो किसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बेकार निकले, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं यहाँ पर अपना अंडरलिंग्स बनाऊंगा? यहाँ तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ काम कर सको, तुम यहाँ पर अपने आप को मेरे सेम लेवल के बराबर तो बिल्कुल भी समझने की गलती मत करना। तो उयोंग जो होता है वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है, फिर साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये कमीना है, ये बहुत ही कमीना इंसान और इसे यहाँ पर वो चाहिए होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर मेरे पास आया है। लेकिन मेरे पास वो स्क्रिप्चर है नहीं और इसने यहाँ पर मेरे सभी साथियों को मार भी दिया। और इसी के साथ साइड के ऊपर से एक लड़का जो होता है वो हिल रहा होता है, यानी वो अभी तक जिंदा होता है। तो इसी के साथ ही वो बुड्ढा एल्डर जो होता है उसकी तरफ जाता है, जाकर उसको गले से पकड़ता है और कहता है अच्छा तो तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो? तो वो इनका चीफ होता है। तो उयोंग चलाकर उसे कहता है कि नहीं नहीं चीफ को मत मारना, इसको जिंदा छोड़ दो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुम अभी भी यहाँ पर मेरे पास स्क्रिप्चर लेकर नहीं आए तो फिर यहाँ पर तुम्हारा डार्क बटरफ्लाई क्लैन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जो कि वैसे ही यहाँ पर खत्म हो चुका है क्योंकि तुम यहाँ पर इसके आखिरी बचे हुए मेंबर हो। और अगर मैंने तुम्हें भी यहाँ पर मार दिया तो फिर यहाँ पर ये डार्क बटरफ्लाई क्लैन खत्म हो जाएगा। इसी के साथ उसका चीफ जो होता है वहां पर सेकंड डिसाइपल कहता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी मदद करो। फिर साथ ही वहां पर दिखाता है कि एल्डर जो होता है उसे मार डालते हैं। तो एल्डर जैसे ही वहां पर चीफ को मारता है ओयोंग चलाकर कहता है कमीने कहीं कि ये तुमने क्या कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि एल्डर उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर मेरे लिए स्क्रिप्चर को ढूंढ कर लाओ, अगर तुम स्क्रिप्चर को ढूंढ कर नहीं ला पाए तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम यहाँ पर अपने डार्क बटरफ्लाई क्लैन को जिंदा रखना चाहते हो या फिर आगे दोबारा से अपना डार्क बटरफ्लाई क्लैन बनाना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ ही ओयोंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब एल्डर वहां पर चला जाता है वो जोरदार चीख मारता और कहता है कमीने मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुमसे भी अपना बदला जरूर लूंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे जाकर जल्दी से जल्दी उस लड़के उनसियोंग को ढूंढना होगा, उस सेकंड डिसाइपल उस बच्चे को ढूंढना होगा और उस बच्चे ने जिसने यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्चर को अपने दिमाग में सेव रखा हुआ है, उसे याद किया हुआ है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद से मार डालूंगा। जबकि हमारे उनसियोंग को इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं होता और वो बड़ा खुश होता है, वहां पर अपने नए ब्रदर जियोक ऊ के साथ बैठा वहां पर हंस रहा होता है। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर बातें करने के बाद जियोक ऊ जो होता है वो उनसियोंग से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे हाथ की तरफ देखा, लगता है कि तुम्हारे हाथ को कुछ बीमारी लगी हुई है, तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा खराब लग रहा है। तो वो उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर ये काफी खराब लग रहा है। जब किसी के साथ ही हमारी जो यूनिट वो उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी मत बताना और यहाँ पर बताने का कोई फायदा भी नहीं है, किस जैसे कमीने इंसान को यहाँ पर बताकर तुम्हें क्या ही पता चलेगा। तो जियोक ऊ जो होता है उसकी बात सुनने के बाद मैं उनसियोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस गुस्से वाली चुड़ैल के साथ रहकर काफी ज्यादा मुश्किल आई होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ और इसके गुस्से को बर्दाश्त करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हमारे जून चलाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम किसको यहाँ पर गुस्से वाली चुड़ैल कह रहे हो। और फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर एक कमीने इंसान और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त राइट के सेक्टर के बेस के ऊपर और राइट के सेक्टर के रेस्टोरेंट के अंदर हो, अगर यहाँ पर राइट के सेक्टर के लोग आ गए तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जियोक ऊ से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा परवाह हो रही है, अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो फिर यहाँ पर मेरे बारे में क्यों फिक्र कर रही हो कि यहाँ पर अगर राइट के लोग आ गए तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो वो दोनों वहां पर एक दूसरे को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा जो उनसियोंग होता है वो
सोच रहा होता है कि ये बंदा हालांकि बाहर से दिखने में काफी ज्यादा ब्रूट टाइप का दिखाई देता है, लेकिन अंदर से तो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, बिल्कुल मेरे बड़े ब्रदर हियोन के जैसा है। हियोन जैसे ये भी मेरे साथ हंस के बात कर रहा है, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। इसके साथ ही वहां पर नीचे का सीन दिखाता है कि वहां पर नीचे एक डिमोनिक सेक्टर के लड़के को किक पड़ती है, जिससे वो उड़ता हुआ अंदर आकर गिरता है। वो उस रेस्टोरेंट के अंदर आकर गिरता है, सभी लोग कहता है कि ये क्या, ये अंदर कौन आकर गिरा है। तो उनमें से एक कहता है ये तो ब्लड हाउंड है, हो चांग का ब्लड हाउंड, जो कि डिमोनिक फैक्शन से है। तो वो लोग कहते हैं कि और उसके पीछे यहाँ पर कौन है, किसने यहाँ पर किक मारी है। तो वहां पर पीछे उन्हें दिखाते हैं कि वहां पर लोटस सेक्टर के डिसाइपल्स होते हैं, जो कि विर्चुअस लोटस सेक्टर यहाँ का सबसे पॉपुलर सेक्टर है, जो कि यहाँ पर राइटियस सेक्टर है। तो वो लोग वहां पर आते हैं और वहां पर आने के बाद उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे पीट रहे होते हैं। तो एक लड़का आगे बढ़ता जाकर उसके ऊपर अपना पाँव रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे क्योटिक फैक्शन के लोग, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया। और इसी के साथ एक जो होता है वहां पर ऊपर देखता है और कहता है कि वहां पर देखो एक और बैठा हुआ है, एक और कमीना डिमोनिक सेक्टर का वहां पर ऊपर बैठा हुआ है, वहां पर छुप कर बैठा हुआ है। लेकिन हमारा जो क्रिम्सन रेन होता है वो उनकी तरफ बिल्कुल भी देखता नहीं है, उनको इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर वर्चुअस लोटस सेक्टर को अवॉइड करने की, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपनी तलवार निकाल रहा था, जबकि उसका सीनियर ब्रदर उसे रोक देता है और कहता है कि जरा रुक जाओ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि मैं 5th जनरेशन का डिसाइपल हूँ वर्चुअल लोटस सेक्टर से, मेरा नाम ह्योंग जिन बेक है। अब मैं वहां पर सेकंड फ्लोर के ऊपर बैठे हुए तीनों लोगों के नाम जान सकता हूं, तो क्या तुम यहाँ पर अपने नाम बताओगे। तो मैं उनसे जब वहां पर अपना नाम बताने लगता है तो मैं जून वहां पर अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं, उसे अपने नाम मत बताना। तो हमारा जो उनसियोंग होता है वो भी वहीं पर शांत हो जाता है, जबकि इसी के साथ ही जोकू जो होता है उठता है और कहता है कि लगता है कि हमेशा यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, लगता है कि मुझे खुद जाकर इस मसले को हैंडल करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां पर से जंप करते हुए नीचे उतर आता है। वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मेरा नाम जोकू है, लोग मुझे यहाँ पर स्विफ्ट ब्लेडेड थीफ भी कहते हैं, यहाँ पे मुझे क्रिम्सन रेन भी कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरा नाम पहले सुन रखा होगा। तो ह्योंग जिन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम सुन रखा है, लेकिन तुम्हें भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 15 दिनों के बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें राइटियस सेक्टर के लोगों को इन्वाइट किया गया है। राइटियस सेक्टर्स के अलावा यहाँ पर कोई भी क्योटिक फैक्शन, अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन, यहाँ पे डिमोनिक फैक्शन का कोई बंदा भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर क्लियर ऑर्डर्स मिले, इसलिए यहाँ पर तुम्हें निकालने के लिए आए हैं। या तो तुम चुपचाप यहाँ पर चले जाओ या फिर हम तुम्हें यहाँ पर से कहता है कि यहाँ पर 15 दिन के बाद एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइटियस सेक्टर्स के लोगों को इन्वाइट किया गया है। अब जबकि तुम क्योटिक फैक्शन से, तो तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। हमें क्लियर ऑर्डर्स मिले हैं कि यहाँ पर जितने भी क्योटिक फैक्शन, यहाँ पे डिमोनिक फैक्शन के लोग हैं, उन्हें यहाँ पर से निकाल दो। तो इसी के साथ ही हमारा क्रिम्सन रेन उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि तुम मुझे धक्के देकर यहाँ पर से निकालना चाहते हो। तो हमारा जो बेक होता है उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मेरी बात मानने वाला है। जबकि हमारी जून जो होती है वो भी वहां पर सोच रही होती है कि ये कमीने लोग यहाँ पर अपने आप को वर्चुअस राइटियस सेक्टर के लोग कहते हैं, लेकिन ये लोटस राइटियस सेक्टर के लोग असल में यहाँ पर कुछ ज्यादा रूड हैं। इस तरह से बात करेंगे तो अगला बंदा तो गुस्सा होने वाला है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जोकू इसके साथ जो भी करने वाला है वो सही करने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा ह्योंग जिन जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इस तरह से बात करोगे तो फिर मुझे यहाँ पर फोर्स का यूज करना पड़ेगा। और वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब तुम्हें मैं यहाँ पर से धक्के देकर बाहर निकालूंगा। और इसी के साथ उनसियों को दिखाता है कि ऊपर से भागता हुआ नीचे आता और कहता है रुक जाओ। जबकि वहां पर दिखाता है कि जोकू अपनी ब्लेड को उठाकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है कि मेरा ब्लेड तुम अपने पास रखो, मेरी सिक्योरिटी को अपने पास संभाल कर रखना। मुझे लगता है कि इन जैसे चूजों से फाइट करने के लिए मेरे लिए चॉपस्टिक्स ही काफी रहेगी। और वो साइड के ऊपर टेबल के ऊपर से 2 चॉपस्टिक्स को उठा लेता और कहता है आ जाओ तुम में से देखता हो कि तुम राइटियस सेक्टर के लोगों में कितना दम है, देखता हो कि तुम में से कौन यहाँ पर मुझे उठाकर पहले बाहर फेंकता है। और इसी के साथ ही 2 लड़के जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हम वर्चुअस लोटस सेक्टर के लोग इतने कमजोर है कि तुम अपनी चॉपस्टिक्स के साथ हमारी तलवारों का मुकाबला कर सकते हो। और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही अपनी चॉपस्टिक्स के साथ ही उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। वो ग्राउंड के अंदर अपनी चॉपस्टिक्स को घुमाता है, तो जिसकी वजह से वो दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाते हैं। जबकि सामने से ह्योंग जिन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि तुमने यहाँ पर हमें कमजोर समझ लिया। तो ह्योंग जिन जैसे वहां पर सामने से उसके ऊपर अटैक करता है, हमारा जो जोक जो होता है वो अपनी चॉपस्टिक के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और जो देखने के बाद वो भी काफी हैरान होता है कि इसने यहाँ पर अपनी चॉपस्टिक्स के साथ कैसे अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इसकी चॉपस्टिक्स के अंदर उतनी ही पावर है जितनी तलवार के अंदर होती है। फिर साथ ही वो मुस्कुराता और कहता है लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बेट थी, मैं तो यहाँ पर चारा बन रहा था, लेकिन असल अटैक तो पीछे से होने वाला है। और इसी के साथ ही वो दोनों लड़के जो कि साइड के ऊपर चले गए थे वो दोनों बड़ी तेजी के साथ पीछे से निकलते हैं, अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जोक जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब तो मैं भी यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत में हूँ। कमीने लोगों ने तो यहाँ पर लाइट स्टेप टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है, मैं एक तरफ से अटैक को ब्लॉक कर रहा हूं और पीछे से मेरे पर अटैक हो रहा है। तो अगर यहाँ पर दोनों मेरे पर सेम टाइम के ऊपर अटैक करेंगे मैं दोनों के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। उनसे भी चलाकर कहता है कि बिग ब्रदर अपने आप को बचाओ, अपने पीछे देखो। लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और जोकू को लगता है कि अब यहाँ पर डिमोनिक पावर्स को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरी रिजोर्ट में डिमोनिक पावर्स को यूज करेगा। जब डिमोनिक पावर्स को यूज करेगा तो आसपास सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही जून जो होती है अपनी तलवार को वहां पर नीचे फेंकती है, तो तलवार जो होती है दोनों लड़कों के सामने आकर ग्राउंड के ऊपर गिरती है और वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ। जबकि हमारा ह्योंग जिन जो होता है वो तलवार को देखते पहचान लेता और कहता है कि ये क्या, ये
तलवार तो वोल्शिंग है। तुम्हारा उनसियोंग भी इस तलवार के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ता और कहता है कि तो वाकई में वोल्शिंग है। तो उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम लोग अपने आप को वर्चुअल लोटस सेक्टर के डिसाइपल्स कहते हो, राइट के सेक्टर के डिसाइपल्स कहते हो, और तुम लोग यहाँ पर एक लड़के के ऊपर 3 मिलकर अटैक कर रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आजकल राइट के सेक्टर्स का लेवल कितना ज्यादा लो हो चुका है और वो खुद भी वहां पर नीचे उतर आती है। तो ह्योंगजिन बेक आके पड़ता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो जो कि यहाँ पर इस बंदे का साथ दे रही हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम डाइटियस है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम किसी डिमोनिक फैक्शन से हो, फिर आए तुम यहाँ पर इस डिमोनिक फैक्शन के, इस सिक्योरिटी फैक्शन के लड़के का साथ क्यों दे रही हो। तो इसी के साथ ही हमारी जो जून होती है उसे कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में बताऊं कि मेरा ताल्लुक कौन सी फैक्शन से, और ना ही मैं तुम्हें अपना नाम बताने वाली हूँ। तो उसके साथ ही जो होते हैं वो चिल्लाकर कहता है कि कमी नहीं कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हमारे कैप्टन से इस तरह से बात करने की। जबकि इसी के साथ ह्योंगजिन उनसे कहता है कि सभी लोग शांत हो जाए, कोई भी यहाँ पर इस लड़की से बदतमीजी नहीं करेगा। और इसी के साथ ही हमारा ह्योंगजिन जो होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जब उसके सामने आकर खड़ा होकर उसे घूर कर देख रहा होता है, इसी के साथ ही हमारा ज्योकू जो होता है उसे कहता है कि जो मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया, मेरी जान बचाकर, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मैं यहाँ पर तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। तो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी चीप ट्रिक्स में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। तुम्हें यहाँ पर स्विफ्ट ब्लेड थीफ इसलिए नहीं कहते कि तुम यहाँ पर झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से इन तीनों को मार सकते थे, तुम अपनी चॉपस्टिक्स को ही फेंक कर इनको मार सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर इनको नहीं मारा। ज्योकू आगे हंसना शुरू कर देता और कहता है कि ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इनको मार सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर इनके इलाके में हूँ। और इसने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इनके रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि मैं ना रहूं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और इसी के साथ ही वो ह्योंगजिन जो होता है वो भी अपनी तलवार वापस रख लेता और कहता है तो प्लीज मुझे माफ करिएगा मेरी रूडनेस के लिए, मुझे पहली यहाँ पर आपके सामने अपना मैसेज कन्वे करने के लिए जरा तमीज से बात करनी चाहिए थी। अब हम लोगों ने अपना मैसेज सुना दिया और आप भी यहाँ पर से जाने वाले हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर से चले जाते हैं। और वो अपने साथी से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। तो उसके साथी उसे कहता है कि ह्योंगजिन क्या वाकई में हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, हमें तो यहाँ पर से इन्हें धक्के देकर निकालना चाहिए और खासतौर पर उस लड़की को उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। तो ह्योंगजिन जो होता है वो चुपचाप आगे की तरफ चलता जा रहा था, जबकि लड़के उसे कहते हैं कि ये तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर उन लोगों को इस तरह से क्यों छोड़कर आ गए हो। अब जबकि हमें उनकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है कि वो लोग डिमोनिक फैक्शन से है, तो हम लोग उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं। तो इसी के साथ ह्योंगजिन उन लोगों से कहता है बेवकूफो शुक्र करो कि हम लोग वहां पर बच गए हैं, अगर वो लड़की वहां पर अपने ब्लेड को उठाकर तुम्हारे पर अटैक करना स्टार्ट करती तो हम तीनों में से एक वहां पर मर चुका होता और मैं भी तुम्हें यहाँ पर बचा नहीं पाता और मैं भी यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो जाता। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं लेकिन वो तो सिर्फ एक यंग लड़की है, क्या उस यंग लड़की के पास इतनी पावर्स हो सकती है या फिर वो इतनी एक्सपीरियंस्ड है। तो इसी के साथ ह्योंगजिन उनसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो सिर्फ एक यंग लड़की है जो कि हमारी एज के बराबर है, नहीं वो हमसे बहुत ज्यादा अलग है। और साथ ही वो कहता है कि इस वक्त यहाँ पर क्योटिक फैक्शन, डिमोनिक कल्ट और साथ ही यहाँ पर कुछ अननोन लोग जो है वो शामिल हैं, जिनमें अब यहाँ पर स्वर्ड इमॉर्टल की डिसाइपल भी यहाँ पर आ चुकी है। आखिर क्या होने वाला है, बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जाकर मुझे मास्टर को इस सब के बारे में इन्फॉर्म करना ही होगा कि बहुत सारे अजीब लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं इस कंपटीशन को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक दूसरे रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर ज्योकू जो होता है वो फिर से खाना ऑर्डर कर रहा था और वो कहते हैं कि पहले वाले रेस्टोरेंट के अंदर हल्ला गुल्ला होने के बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर आना पड़ा है। तो हमारी जो जोन होती है वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से हमें यहाँ पर लोकेशन चेंज करना पड़ी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा और उसके बाद निकल जाऊंगा, मैं तो बस यहाँ पर अपने जूनियर ब्रदर जून के, मैं तो अपने जूनियर ब्रदर उनसियोंग के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा उनसियोंग जो होता है वहां पर उसे कहता है कि सिस्टर जून मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। मुझे यहाँ पर एक बात की समझ नहीं आती कि तुम्हारे पास जो स्वर्ड है उसके ऊपर वोल्शिम लिखा हुआ है, जबकि मेरे मास्टर के पास जो स्वर्ड थी उसके ऊपर स्ववुल लिखा हुआ था। आज यहाँ पर इन दोनों तलवारों के नाम अलग अलग क्यों है और इनका मतलब क्या है। तो इसी के साथ ही हमारी जोन जो होती है उसे वहां पर डिटेल में बता दिया कि दोनों तलवारों का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि इन दोनों नामों को यहाँ पर जोड़कर लिखा जाता है, असल में यहाँ पर इसका नाम सो वोल्शिम है। सो वोल्शिम दोनों तलवारों को जब जोड़कर बनाया गया था और उसके बाद दोनों तलवारों को अलग किया गया था। ये मून रिफ्लेक्शन के नाम से ही आते हैं, मून रिफ्लेक्शन ही इस दोनों का मतलब होता है, लेकिन दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया। एक तलवार तुम्हारे मास्टर के पास थी और एक तलवार मेरी मास्टर के पास थी, जहां से वो मेरी मास्टर ने भी तलवार मुझे दे दी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मून रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा शांत रहना होगा, इस तलवार का मतलब ही यहाँ पर शांत रहना है। तुम्हारा उनसियोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे मास्टर जो थे इसी तलवार की स्पेशल टेक्निक्स की वजह से मरते वक्त भी इतने ज्यादा शांत थे, क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर स्माइल थी और मैंने वो स्माइल खुद अपनी आंखों से देखी थी। उनके मरते वक्त उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा स्माइल थी। तो हमारा उनसियोंग जो था वहीं पर पहले जब अपने मास्टर के बारे में सोच रहा था कि उनके चेहरे पर स्माइल थी, फिर साथ ही वहीं पर बैठे बैठे गुस्सा हो जाता और कहता है लेकिन मुझे अपने मास्टर का बदला लेना होगा, मैं अपने मास्टर का बदला लेकर रहूंगा। और साथ ही वहां पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जोक होता है वो उसकी तरफ देखता और कहता है कि ये बच्चा यहाँ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, और वो उसके मुंह के अंदर बांध ठूस देता और कहता है कि लड़के बस करो, तुम यहाँ पर इतना गुस्सा हो जाओगे तो फिर तुम टेबल को ही तोड़ दोगे, अभी हमें यहाँ पर खाना खाना है।